हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और कमाल की सीरीज में। दोस्तों, आज हम लोग जो कहानी शुरू करने जा रहे हैं उस कहानी में गॉड ही मेन विलन होने वाला है। आज तक की नोंग हुआ की हिस्ट्री में आपने गॉड्स की वर्शिप होती हुई तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे वक्त रुक चुका हो लेकिन मौत अभी भी चल रही हो। आसमान में एक ऐसा खुदा मौजूद हो जिसकी सिर्फ एक नजर सब कुछ तबाह करने की ताकत रखती हो। जिस जगह पे भी उस गॉड की नजर पड़ जाती है वहाँ पे जिंदा रह पाना तो समझो एक गुनाह बन जाता है। इस दुनिया में लोग पावरफुल बनने के लिए कल्टीवेट नहीं करते बल्कि खुद को बचाने के लिए कल्टीवेट करते हैं ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी का एक और दिन खरीद सके। और इसी खतरनाक दुनिया में वो पैदा हो जाता है जो कि इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, यानी कि हमारा हीरो ज़ू किंग। लेकिन जब ज़ू किंग पैदा हुआ तो वो एक आम बच्चा था, ना उसके पास कोई डिवाइन सिस्टम था, ना कोई डिवाइन गॉड लेवल पावर से उसे पावरफुल बनाया उसकी भूख, उसके दुख और उसके प्यार ने। ज़ू किंग का सिर्फ एक ही मकसद होता है, खुद को जिंदा रखना इस खतरनाक दुनिया में जहाँ एक तरफ सभी लोग उस डेथ गॉड से खुद को बचाते हुए भाग रहे होते हैं, तो इसी बीच ज़ू किंग उस डेथ गॉड की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका होता है। ये कहानी सिर्फ कल्टीवेशन स्टोरी नहीं होने वाली, ये कहानी होने वाली है वक्त से बाहर निकलने की, एक गॉड को उसकी औकात दिखाने की। अब ये सब कुछ ज़ू किंग कैसे करता है ये तो हमें इस कहानी में ही पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग और ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए अपनी इस कमाल की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक एंशिएंट पैरामोडल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज एक तरह का कोई त्योहार चल रहा था और उस समय हमारा हीरो जो कि सिर्फ 6 साल का था वो ऊपर आसमान में देखते हुए कह रहा था, एक बार मुझे मेरे बड़े भाई ने बताया था कि जब भी डेथ गॉड की आंख खुलेगी वो सब कुछ तबाह कर देगी। और आज वही दिन था जब वो डेथ गॉड अपनी आंख खोलने जा रहा था। और इसी बीच हम लोगों को वहाँ पे आसमान के बीचों बीच एक गॉड का रेमिनेंट फेस दिखाया जाता है जो कि दिखने से ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक लग रहा था। वो जैसे वहाँ पे अपनी आंख खोलकर जमीन की तरफ देखता है तो वहाँ पे सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, लेकिन कोई वहाँ पे कुछ सोए समय पाता उससे पहले वहाँ पे सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। उस गॉड की आंख की नजर में वहाँ पे जो कुछ भी आ रहा था वो वहाँ पे राख में बदलता जा रहा था। वो चाहे फिर कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई इंसान है, कोई भी उस खतरनाक एनर्जी से नहीं बच पा रहा था। कुछ ही पलों के अंदर अंदर वो पूरी की पूरी सिटी राख में बदल चुकी थी, सब कुछ खत्म हो गया था सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ू किंग था। सिर्फ उन सभी लोगों के बीच में वो ही जिंदा क्यों बचा, इस सवाल का जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। जिसके बाद कहानी थोड़ा आगे जाती है और हम लोगों को वहाँ पे पूरे 7 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। और इन 7 सालों में वो पैरामोडल सिटी एक फॉरबिडन सिटी बन चुकी थी जहाँ पे अब खतरनाक डिमोनिक बीस्ट का राज था जो कि इंसानों की लाशों को अपना खाना बनाते हुए मजे से उन्हें खा रहे थे। पूरी फॉरबिडन एरिया के अंदर जगह जगह पे लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, लेकिन उन सभी के बीच में एक इंसान जिंदा था जिसके जिंदा रहने की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो वहाँ पे छोटे छोटे डिमोनिक बीस्ट को खाते हुए खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। आज वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट का शिकार करने जा रहा था और उसके लिए उसने वहाँ पे चारा भी बिछा रखा था। जैसे ज़ू किंग को वहाँ पे सही मौका मिलता है तो वो वहाँ पे अपने खतरनाक डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है। जिसे वहाँ पे खत्म होते हुए देखकर हमारा हीरो ज़ू किंग वहाँ पे थोड़ा बहुत खुश हो जाता है और इस दौरान वो हम लोगों को अपनी कहानी बताते हुए कहता है, आज से 9 दिन पहले मैंने उस डेथ गॉड की सेकंड अवेकनिंग को देखा जिसने हमारी बची कुची हुई सिटी को भी तबाह कर दिया। और ये कहकर ज़ू किंग वहाँ पे अपने शिकार किए हुए डिमोनिक बीस्ट को कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। और इस दौरान ब्लड ड्रेन भी हुई जिसने सभी खतरनाक डिमोनिक बीस्ट को इवॉल्व करते हुए और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ उसी डेथ गॉड की वजह से। ऊपर से हमारी सिटी के चारों तरफ एक बैरियर लग चुका है। मुझे नहीं पता मैं कब तक यहाँ पे सरवाइव कर पाऊंगा, लेकिन एक बात है जो कि मुझे पता है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरने वाला, मैं जिंदा रहूंगा। और ये कहकर ज़ू किंग वहाँ पे बाकी बचे हुआ खाना अपने पास रख के जब अपने लोगों की तरफ देखता है तो वो सभी लोग वहाँ पे मारे जा चुके थे। जो देखकर ज़ू किंग के फेस के ऊपर एक उदासी आ जाती है और वो वहाँ पे उन सभी की लाशों को जलाते हुए कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि मरने के बाद तुम लोगों को थोड़ा सुकून मिल सके और अगले जन्म में तुम लोगों को ऐसे किसी खुदा का मुकाबला ना करना पड़े। और ये कहकर ज़ू किंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो कहाँ जा रहा था ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। उसे वहाँ पे इंतजार था तो उस बैरियर के हटने का, लेकिन जब तक वो बैरियर वहाँ पे हट नहीं जाता तब तक वो अपनी एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। उसे अपनी मंजिल के लिए 3 चीजों की तलाश थी, पहला खाना, दूसरा मेडिसिन और तीसरा वेपन्स। ये तीनों चीजें ही उसके सर्वाइवल में उसकी मदद करने वाली थी, इसलिए ज़ू किंग जितना ज्यादा हो सके अपने सर्वाइवल के लिए इन तीनों चीजों को इकट्ठा कर रहा था। हालांकि इस बीच उसका मुकाबला वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट के साथ होता है, लेकिन वो वहाँ पे हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ता रहता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, कभी हार ना मानना। इस दौरान हम लोगों को ज़ू किंग वहाँ पे ये भी बताता है कि अपनी इस जर्नी के दौरान वो एंशिएंट पैरामोडल सिटी के उस हिस्से में भी गया था पे सिटी लॉर्ड और अमीर लोग रहते थे और उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए उसे वहाँ पे सिटी लॉर्ड की एक कल्टीवेशन टेक्निक भी मिली थी जिसका नाम था
सी माउंटेन आर्ट। हालांकि एक बेसिक लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक थी, लेकिन फिर भी उसकी जर्नी में ये टेक्निक उसके काफी ज्यादा काम आने वाली थी। इसलिए साथ साथ वो उस कल्टीवेशन टेक्निक को भी प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था और इसी दौरान उसे वहाँ पे एक डिवाइन लेवल की मेडिसिन भी मिल गई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने जख्मों को काफी हद तक ठीक कर लिया करता था। ज़ू किंग वहाँ पे नहीं जानता था कि वो गॉड की थर्ड अवेकनिंग तक जिंदा रह भी पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से गॉड की थर्ड अवेकनिंग का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा था। और इसी तरह से वो वहाँ पे अपनी मंजिल को आगे की तरफ जारी रखते हुए एक पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे दूर से ही एक पर्पल लाइट दिखाई देती है। इस पर्पल लाइट को ज़ू किंग ने तब देखा था जब गॉड की सेकंड अवेकनिंग हुई थी, पर अजीब बात यह थी कि इस तरह की किसी लाइट को उसने पहली अवेकनिंग के दौरान नहीं देखा था। इसलिए ज़ू किंग उस पर्पल लाइट के सीक्रेट के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए उस पर्पल लाइट का सीक्रेट जानने के लिए उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाता है। और जब वो वहाँ पे उस पर्पल लाइट का पीछे करते हुए जगह तक पहुँचता है तो उसे ना सिर्फ वहाँ पे बड़े बड़े डेमोनिक बीस्ट के स्केलेटन्स दिखाई देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे कल्टीवेटर की बॉडी भी दिखाई देती है। लेकिन उस कल्टीवेटर की बॉडी को देखकर ज़ू किंग को वहाँ पे पता नहीं चल पा रहा था कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। इसलिए ज़ू किंग वहीं पे रुककर इंतजार करने का डिसाइड करता है ताकि वो पता लगा सके कि वो कल्टीवेटर मर चुका है या फिर जिंदा है। अब इस खतरनाक दुनिया में सर्वाइव करते हुए ज़ू किंग के अंदर बहुत ज्यादा सब्र आ चुका था, इसलिए वो काफी दिनों तक वहीं पे रुककर उस कल्टीवेटर के ऊपर नजर रखता है। और जब काफी दिनों तक उस कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती तो वो एक पत्थर उठाकर उस कल्टीवेटर को दे मारता है, जिसके चलते वो कल्टीवेटर वहाँ पे एक तरफ लुढ़क जाता है, जो देखकर उसे वहाँ पे पक्का यकीन हो जाता है कि वो कल्टीवेटर वाकई में वहाँ पे मारा जा चुका है। और अजीब बात ये थी कि जैसी उसकी डेड बॉडी वहाँ पे एक तरफ लुढ़कती है तो उसकी बॉडी से एक पर्पल स्टोन निकल कर बाहर आता है, जो कि ज़ू किंग को वहाँ पे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ इधर उधर देखते हुए उसी पर्पल स्टोन के पास चला जाता है और उस क्रिस्टल के पास जाकर जैसे ज़ू किंग उसे वहाँ पे टच करके देखता है तो वहाँ पे एक साथ दो चीजें होती हैं। पहली वो डेड बॉडी जो कि वहाँ पे बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह लग रही थी, वो वहाँ पे एक ज़ोंबी में बदल जाती है। और दूसरा ज़ू किंग को वहाँ पे अपने जख्म बढ़ते हुए महसूस होते हैं, जो देखकर ज़ू किंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है आखिर ये पर्पल क्रिस्टल है क्या चीज है? इसे मैंने सेकंड गॉड अवेकनिंग के दौरान ऊपर आसमान से नीचे गिरते हुए देखा था, लेकिन ये मेरे जख्मों को कैसे हील कर पा रहा है? और ये कहते कहते ज़ू किंग की नजर वहाँ पे एक चिड़िया के ऊपर पड़ती है जो दर्द के मारे वहाँ पे तड़प रही थी। वो बस वहाँ पे मरने ही वाली थी। उसे देखकर ज़ू किंग कहता है चलो इसके ऊपर ट्राई करके देखा हूँ। और ये कहकर ज़ू किंग वहाँ पे अपने पर्पल क्रिस्टल को उस चिड़िया की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस चिड़िया का जख्म वहाँ पे हील होना शुरू हो जाता है, जो कि ज़ू किंग के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हैरान होते हुए जल्दी से उस पर्पल क्रिस्टल को उस चिड़िया की बॉडी से बाहर निकाल लेता है और साथ ही साथ वो उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है ये पर्पल क्रिस्टल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इसलिए वो वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ट्राया था जिसे वो वहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए उस पर्पल क्रिस्टल को सीधा वहाँ पे अपने दिल के अंदर डालना शुरू कर देता है। हालांकि इस समय वहाँ पे ज़ू किंग को तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही वहाँ पे बदलना शुरू हो गया था। उसकी मेरिडियंस खुद ब खुद इवॉल्व होते हुए अनलॉक होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ू किंग की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। और जब वो वहाँ पे उस पर्पल क्रिस्टल को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है तो अजीब बात ये होती है कि उसका वो जख्म पूरी तरह से हील हो जाता है, जो कि ज़ू किंग के लिए एक और शॉकिंग बात थी। और ऊपर से उसकी मेरिडियंस जो कि ना सिर्फ वहाँ पे अनलॉक हो चुकी थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी मेरिडियंस काफी हद तक वहाँ पे नरेश भी हो चुकी थी, जो महसूस करके तो बेचारे ज़ू किंग को वहाँ पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। और ये सब कुछ महसूस करने के बाद जब वो अपनी आंखें दोबारा खोलकर देखता है तो उसकी बॉडी से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल पर्पल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जो देखकर वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है आज पहली बार मैं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लो को महसूस कर पा रहा हूँ। और ये महसूस करते ही हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वो वहाँ पे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने सी माउंटेन आर्ट वाली टेक्निक के अंदर ही सर्कुलेट करने लगा था, जिसे प्रैक्टिस करते हुए हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे अपने सोल सी रियलम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जब वो पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो अचानक से उसे वहाँ पे दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस दिखाई देती हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर ज़ू किंग को तो वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब कुछ उसके साथ हो क्या रहा है। पर मैं आपको बता दूं ज़ू किंग की किस्मत बदल चुकी थी, क्योंकि आज वो की कंडेंसिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू करने जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि ज़ू किंग को वहाँ पे अपने सोल सी रियलम के अंदर एक बहुत बड़ा जायंट टाइगर दिखाई देता है, जो कि ज़ू किंग को एक घूर रहा था। पर अजीब बात ये थी कि ज़ू किंग को वहाँ पे उससे डर नहीं लगता, बल्कि उसे वहाँ पे उस टाइगर की बॉडी से काफी ज्यादा जाना पहचाना और महसूस हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस बड़े से टाइगर को टच कर लेता है, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वो बड़ा सा खतरनाक टाइगर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते वो वहाँ पे एक दो कदम पीछे हटते हुए एनर्जी में बदल जाता है और सीधा जाकर ज़ू किंग की बॉडी के अंदर समा जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक साथ ही ज़ू किंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और जब ज़ू किंग वहाँ पे उस पावर को महसूस करता है तो वो खुद भी वहाँ पे
हैरान होते हुए कहता है, तो क्या ये होती है एक कल्टीवेटर की फीलिंग। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ज़ू किंग फाइनली वहाँ पे अपना पहला ब्रेक थ्रू करते हुए की कंडेंसिंग स्टेज के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। और जैसे वहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू पूरा हो जाता है तो हम देखते हैं कि वो ब्लडी रेन है, जिसने अब तक वहाँ पे उस एरिया को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना रखा था, वो अचानक से वहाँ पे रुक जाती है। जो देखकर ज़ू किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ब्लडी रेन रुक चुकी है, जिसका मतलब है कि अब फाइनली मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि उस ब्लडी रेन के रुकते साथ ही वो बैरियर जिसने अब तक वहाँ पे उस फॉरबिडन एरिया को वहाँ पे बंद कर रखा था, वो खुद ब खुद ही वहाँ पे हट जाता है। जो देखकर ज़ू किंग भी वहाँ से आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे आज से 7 साल पहले एक त्योहार मनाया जा रहा था। हालांकि अब तक वो पूरा एरिया वहाँ पे तबाह हो चुका था, लेकिन ज़ू किंग को अभी तक भी वो एरिया बिल्कुल पहले की तरह ही लग रहा था। और इसी तरह वो वहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते अपनी एंशिएंट पैरामॉडल सिटी वाली अकेडमी में पहुंच जाता है, जिसके साथ ज़ू किंग की काफी सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन आज उसे वहाँ पे इस तरह से आग में जलते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इवन उसे वहाँ पे अपने मास्टर भी दिखाई देते हैं, जिनसे ज़ू किंग ने काफी कुछ सीखा था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे उन सभी की आत्मा को शांति देने के लिए उन सभी की लाशों को वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करने लगा था, जहाँ पे वो उन सभी की लाशों को इकट्ठा करते हुए कह रहा था, न जाने क्यों मैं बच गया, शायद मेरी किस्मत पे जीना लिखा था, पर अब से अपनी किस्मत को मैं खुद लिखूंगा। और अब तो पर्पल क्रिस्टल भी मेरे हाथों में लग चुका है, तो मैं खुद को जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे उन सभी की लाशों को भी जला देता है। उस तरह हम लोगों को वहाँ पे उस फॉरबिडन एरिया के थोड़ी दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ स्कैवेंजर्स उस आग को देख लेते हैं और एक लड़की अपने कैप्टन ली के पास जाते हुए उनसे कहती है, कैप्टन अभी अभी किसी ने फॉरबिडन एरिया के अंदर आग लगाई है। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे कैप्टन ली से सवाल करते हुए पूछती है, कैप्टन क्या हम लोगों को वहाँ पे जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन उनकी टीम में एक और स्कैवेंजर था जिसका नाम कैन नियो था। वो कैप्टन ली के आदेश के बगैर ही उस जगह को चेक करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेजर मिल सकता है। और ये जानकर वो लड़की भी वहाँ पे कैप्टन ली को इस सब के बारे में बता देती है, जिसपे हम देखते हैं कि कैप्टन ली भी वहाँ पे अपनी टीम को आदेश देते हुए कहते हैं, चलो हम लोग भी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जबकि फॉरबिडन एरिया के अंदर हम देखते हैं कि उन लाशों को वहाँ पे जलते हुए देखकर ज़ू किंग वहाँ पे उनसे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोगों को हेवन में जगह मिलेगी। लेकिन अभी ज़ू किंग वहाँ पे उनकी सलामती की दुआ कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो खतरनाक स्कैवेंजर जिसका नाम कैन नियो था, वो वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक तरीके की एंट्री लेते हुए कहता है, ओह तो अब मुझे समझ आ रहा है कि इस फॉरबिडन एरिया के अंदर हमें अब तक कोई लाश क्यों नहीं मिली, क्योंकि अब तक तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ इन सभी लाशों को इकट्ठा करते हुए इन्हें जलाता जा रहा था। कैन नियो एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का और भद्दा टाइप का कल्टीवेटर था, जो कि कंडेंसिंग स्टेज के सेकंड लेवल पे पहुंच चुका था। और ज़ू किंग को देखकर वहाँ पे कीविल स्माइल कर रहा था, जबकि हम देखते हैं कि उसे देखकर ज़ू किंग भी अपने डैगर के ऊपर अपना हाथ कस लेता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ये तो स्कैवेंजर है। दोस्तों स्कैवेंजर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कोई हीरो नहीं होते और न ही ये कोई विलन होते हैं, बल्कि ये इस खतरनाक दुनिया के कल्टीवेटर्स ही हैं, जो कि सर्वाइव करने के लिए ऐसे फॉरबिडन एरियाज के अंदर जाते हैं जिन्हें गॉड अवेकनिंग ने पूरी तरह से तबाह कर दिया हो। और वहाँ पे लोगों को जो भी डेड बॉडीज मिलती है उन्हें ये पूरी तरह से लूट लेते हैं और साथ ही साथ ये डिमोनिक बीस्ट का शिकार करते हुए उन्हें अपना खाना बनाते हैं। ये कोई जॉब नहीं है और न ही कोई अपनी खुशी से ये काम करता है, बल्कि ये सब इन लोगों को मजबूरी के तहत करना पड़ रहा है। पर फिर भी कुछ स्कैवेंजर्स अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा घटिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ जंगल के कानून को मानते हैं, यानी कि जो कमजोर होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। स्कैवेंजर्स की दुनिया में सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्रूअल और पावरफुल बनाओ, ताकि कोई भी तुमसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचे। इस दौरान हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे उस भद्दे स्कैवेंजर की बॉडी को बहुत ही गौर से देखते हुए उसकी कमजोरी को ढूंढ चुका था, जो कि उसकी गर्दन थी। जबकि वो घटिया स्कैवेंजर ज़ू किंग को देखकर एक कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, मैं पिछले 9 दिनों से इस ब्लडी रेन के रुकने का इंतजार कर रहा था, ताकि जितना जल्दी हो सके इस फॉरबिडन एरिया को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे मौजूद सारे ट्रेजर को हासिल कर सकूं। लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकले, तुमने मुझसे पहले ही आकर यहाँ पे इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर लिया। मानना पड़ेगा बच्चे, तुम काफी ज्यादा तेज हो, पर अब तुम समझदारी दिखाते हुए चुपचाप वो सारे ट्रेजर मेरे हवाले कर दो जो तुमने इन बॉडी से हासिल किए हैं। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लेते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूं, वरना इन डेड बॉडीज के साथ साथ तुम्हें भी यहाँ पे जलना पड़ेगा। उस घटिया स्कैवेंजर की ये बात सुनकर ज़ू किंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, मैं इसे मारने में ज्यादा समय नहीं लगा सकता। और ये कहकर ज़ू किंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने स्टोरी बैग को सीधा वहाँ पे उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे जैसे वो स्कैवेंजर वहाँ पे उठाने की कोशिश करता है तो उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर चुका था, जो देखकर वो स्कैवेंजर वहाँ पे एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे मरना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अभी यहाँ पे पूरी कर देता हूँ। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे अपना अगला अटैक चलते हुए अपने डैगर को सीधा वहाँ पे उसके पाँव के अंदर घुसा चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो स्कैवेंजर वहाँ पे दर्द के मारे तड़पने लगा था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो गुस्से से वहाँ पे अपनी एक्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे ज़ू किंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ू किंग भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए उसके अटैक को डच करते हुए वहाँ से पीछे हट जाता है। लेकिन तब तक हम
हम देखते हैं कि वो स्कैवेंजर दोबारा से वहाँ पे अपनी बड़ी सी एक्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ू किंग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन वो वहाँ पे ज़ू किंग के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि कैप्टन ली की एंट्री होती है। रू के आते साथ ही वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया, रुक जाओ यहीं पे। कैप्टन ली कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो स्कैवेंजर भी वहीं पे रुक जाता है और रुकने के बाद वो स्कैवेंजर वहाँ पे कैप्टन ली की तरफ देखकर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कैप्टन ली आखिर आपने मुझे रोका क्यों। जिस पे कैप्टन ली वहाँ पे जंप करके सामने आते हुए कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पे गॉड अवेकनिंग को सहा है, यानी कि डेथ गॉड ने भी इसे माफ कर दिया था, तो हम कौन होते हैं इसे खत्म करने वाले, इसलिए छोड़ दो इसे और चुपचाप मेरे पीछे आओ। और ये कहकर कैप्टन ली चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो स्कैवेंजर वहाँ पे कैप्टन ली की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जो देखकर कैप्टन ली वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहते हैं क्या मुझे तुम्हें दोबारा समझाना पड़ेगा। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक और स्कैवेंजर वहाँ पे कैन नियो को समझाते हुए कहता है क्या नियो क्या तुम पागल हो गए हो, तुम बस एक सेकंड स्टेज के स्कैवेंजर हो और उसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कैप्टन ली की बात नहीं सुन रहे जो कि 6th लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर वो चाहे तो एक ही झटके के साथ तुम्हारा सर तुम्हारी बॉडी से अलग कर सकते हैं। आपने उस साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैन नियो वहाँ पे गुस्से से ज़ू किंग से कहता है बच्चे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एक दिन रात के अंधेरे में मैं तुम्हारा सर आकर तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो पाएगा। और ज़ू किंग को धमकी देने के बाद वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाते हुए चुपचाप कैप्टन ली के पीछे निकल जाता है, जो देखकर कैप्टन ली वहाँ पे कोर्ट रूम में ज़ू किंग से कहते हैं बच्चे क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ू किंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है क्या ये मेरी मदद करना चाह रहे हैं। और ये सोचकर ज़ू किंग अपने स्टोरी बैग को उठाकर चुपचाप कैप्टन ली के पीछे निकल जाता है, जो देखकर तो कैन नियो को वहाँ पे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन क्योंकि अभी के लिए वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था इसलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पैरामोडियल सिटी के सिटी लॉर्ड मेंशन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पहुँचते साथ ही कैप्टन ली सभी को आदेश देते हुए कहते हैं अलग अलग हो जाओ और इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करो। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, जबकि कैन नियो वहाँ पे ज़ू किंग को देखते हुए कह रहा था ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है इस कीड़े को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे खत्म करने का। जबकि हम देखते हैं कि ज़ू किंग भी वहाँ पे अपने मन में ऐसा ही कुछ सोच रहा था। वो अचानक से वहाँ पे कैन नियो की नजरों से गायब हो जाता है, जो देखकर वो वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है कहाँ गया वो कीड़ा। और ये कहकर जब वो वहाँ पे ज़ू किंग को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है तो उसे ज़ू किंग वहाँ से थोड़ा दूर खड़ा हुआ दिखाई देता है और ज़ू किंग जानबूझकर उसे देखकर वहाँ पे मुस्कुराते हुए वहाँ से और आगे की तरफ बढ़ जाता है, जो देखकर कैन नियो गुस्से से वहाँ पे अपने दांत पीसते हुए कहता है कीड़े ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। और ये कहकर जब वो वहाँ पे कैप्टन ली और अपने बाकी साथियों की तरफ देखता है तो वो सभी लोग वहाँ पे ट्रेस को ढूंढने में मसरूफ थे और इस मौके का फायदा उठाकर कैन नियो वहाँ पे ज़ू किंग के पीछे निकल जाता है। हालांकि कैप्टन ली को वहाँ पे इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन वो वहाँ पे कोई एक्शन लेने के बजाय उल्टा मुस्कुराते हुए कहते हैं इंटरेस्टिंग अब बाइक ना असली मजा। जबकि हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे कैन नियो को लेकर वहाँ से काफी दूर आ चुका था, जहाँ पे पहुंचकर कैन नियो चिल्लाते हुए कहता है 1st लेवल के कीड़े क्या तुम यहाँ पे अकेले में मुझसे मिलकर मुझसे रैम की भीख मांगना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ज़ू किंग अचानक से पीछे से आगे बढ़ते हुए अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। पर कैन नियो जो कि ऑलरेडी वहाँ पे उस हमले के लिए तैयार था, वो भी वहाँ पे अपनी एक्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ू किंग के अटैक को रोक देता है। लेकिन ज़ू किंग वहाँ पे नहीं रुकता, वो एक के बाद एक अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए कैन नियो के ऊपर हमले करने लगा था। और इन हमलों के दौरान हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी डैगर का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ कैन नियो के फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा कट दे चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ वो अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। और एक के बाद एक लगातार वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर हमले करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट देते जा रहा था। और आखिर में वो वहाँ पे एक एक्सप्लोजन बम का इस्तेमाल करते हुए कैन नियो को नीचे वहाँ पे खाई में फेंक देता है। पर इतनी ऊपर से नीचे गिरने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कैन नियो खुद को वहाँ पे बचा चुका था, पर वो वहाँ पे कुछ सोया समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे उसके ऊपर अपना अगला अटैक चलते हुए उसका पूरा का पूरा हाथ ही वहाँ पे काट देता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे थंडर लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक भी मार चुका था, जिसके चलते कैन नियो उड़ता हुआ वहाँ से काफी दूर जा गिरता है। ज़ू किंग की आंखों में किलिंग इंटेंट ऑरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर बेचारा कैन नियो वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ पे छुपने की कोशिश करने लगा था, जिसके लिए वो वहाँ पे एक बड़े से गेट का सहारा लेकर उसके अंदर जाते हुए कहता है एक मामूली सा 1st लेवल का कल्टीवेटर भला मेरे जैसे एक 2nd लेवल के कल्टीवेटर का मुकाबला कैसे कर सकता है। आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे उस पूरे के पूरे गेट को ही गिरा देता है और बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेकर वहाँ पे उसके सामने आते हुए कोर्ट रूम में उससे कहता है मेरे लिए जो मुसीबत खड़ी करता है या फिर मुझे मारने की कोशिश करता है, मेरे पास उसके लिए बस एक ही रास्ता है, वो है उसकी मौत। ज़ू किंग कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज होने लगा था। लेकिन ये देखकर कैन नियो वहाँ पे घबराता नहीं है, वो भी वहाँ पे अपने 2nd लेवल की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गुस्से से कहता है अगर
अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी आखिरी दम तक तुम्हारा मुकाबला करूंगा। और ये कहकर वो खुद ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जू किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जू किंग जो कि ऑलरेडी अपने अटैक को रेडी कर चुका था, वो अपने खतरनाक अटैक के साथ अपनी टाइगर पावर को भी मर्ज करते हुए कैनियो के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चलते हुए अपनी शॉट को सीधा वहाँ पे कैनियो की गर्दन के अंदर घुसा चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। पर अजीब बात यह थी कि कैनियो अभी तक भी जिंदा था, जो कि जू किंग के अंदर अपनी मौत देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। इस दौरान हम लोग वहाँ पे कैप्टन ली को भी देखते हैं, जो कि उन दोनों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे इस बात का एहसास वहाँ पे जू किंग को होता है तो वो वहाँ पे कोर वेपन का इस्तेमाल करते हुए कैनियो का मुंह ही बंद कर देता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से जू किंग से रैम की भीख मांग रहा होता है। इस दौरान हम लोग देखते हैं कि कैप्टन ली के साथी भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि कैप्टन ली को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं, कैप्टन हमें ना तो वो नया बच्चा कहीं पे मिल पा रहा है और ना ही कैनियो के बारे में कुछ पता चल पा रहा है। इवन उनमें से एक स्कैवेंजर तो वहाँ पे कैप्टन ली से कहता है, कैप्टन अंधेरा हो रहा है, मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे उनका और ज्यादा इंतजार न करते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए। अपने स्कैवेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे कुछ सोचकर उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम लोग बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। और ये कहकर कैप्टन ली वहाँ पे उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे जू किंग ने कैनियो की हालत खराब कर रखी थी। और जैसे इस बात का एहसास वहाँ पे जू किंग को होता है तो वो वहाँ पे बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड के साथ कैनियो को इशारा करते हुए कहता है, खामोश रहो। हालांकि अगर कैप्टन ली वहाँ पे चाहता तो वो कैनियो को बचा सकता था, लेकिन कुछ सोचकर वो वहाँ पे ऐसा नहीं करता, जिसके चलते कैनियो वहीं पे मारा जाता है। जबकि हम देखते हैं कि जू किंग तो वहाँ पे कैप्टन ली का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो चुका था। लेकिन कैप्टन ली वहाँ से जाते हुए जू किंग से कहता है, बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ पे मौजूद हो, तुम्हें अपने ब्लड लस्ट को कंट्रोल करते हुए खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, वरना तुम ऐसे खतरनाक फॉरबिडन एरियाज के अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ये कहकर कैप्टन ली वहाँ से जाते हुए कहते हैं, और हाँ अगर तुम चाहो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू किंग के दिल में वहाँ पे कैप्टन ली के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो वहाँ पे अपने मन ही मन में फैसला करता है कि आज से और अभी से वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ली को ही फॉलो करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे कैप्टन ली वहाँ पे उस फॉरबिडन टेंपल से बाहर निकल कर आते हैं तो जू किंग भी वहाँ पे उनके पीछे पीछे उस टेंपल से बाहर आ चुका था। जहाँ पे बाहर आते साथ ही जू किंग सीधा वहाँ पे कैप्टन ली के पास जाकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, आपको फॉलो करने के बाद क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा? जिस पे कैप्टन ली उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, इस बात का मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन एक बात का वादा जरूर करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और वो लोग अपने स्कैवेंजर्स कैंप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे रास्ते में उनका मुकाबला काफी सारी मुसीबतों के साथ होता है। लेकिन कैप्टन ली के साथ और उनकी मदद से जू किंग भी वहाँ पे हर एक मुसीबत को पार करते हुए आगे बढ़ने लगा था। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे काफी दिनों के सफर के बाद फाइनली स्कैवेंजर्स कैंप के पास पहुंच चुके थे। लेकिन कैंप में पहुंचने के बाद जू किंग को वहाँ पे एहसास होता है कि वहाँ पे भी खाने के वादे हैं। वैसे वहाँ पे कहने को तो इंसान रहते थे, लेकिन वहाँ पे इंसानियत कहीं पे भी दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे खाने के लिए लोग एक दूसरे को वहाँ पे मारने तक को तैयार हो जाते। इवन वहाँ पे एक मामूली से पिल के लिए एक बुढ़ाऊ एक नौजवान स्कैवेंजर को वहाँ पे मौत के घाट उतार चुका था। और ये सब कुछ वहाँ पे जू किंग बहुत ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान जू किंग की नजर वहाँ पे फीडर हाउस के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर तो वहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। लेकिन वो वहाँ पे अंदर की तरफ वो झांक पाता उससे पहले हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे उसके सर पे मारते हुए कहते हैं, उधर ध्यान देना बंद करो और सामने देखो। अगर तुम यहाँ पे इस कैंप के अंदर रहना चाहते हो तो उसके लिए तुम यहाँ पे एक बीस्ट ट्रायल को पास करना होगा, और उसके लिए यहाँ पे आने वाले हर एक स्कैवेंजर को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट अज़रूफ वुल्फ का मुकाबला करना पड़ता है, जिसे टायर 1 का डिमोनिक बीस्ट कहा जाता है। इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर एक अज़रूफ वुल्फ और एक स्कैवेंजर के दरमियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की बैटल देखने को मिलती है, जिसमें वो डिमोनिक वुल्फ बहुत ही बुरी तरह से उस स्कैवेंजर के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे मौत के घाट उतार चुका था। जबकि बाकी के स्कैवेंजर्स वहाँ पे लोगों की बैटल के ऊपर बैट लगा रहे थे। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे इस बैटलफील्ड के पीछे मौजूद एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगली फाइट उसी की होने वाली थी। और इस दौरान हम देखते हैं कि कैप्टन ली भी जू किंग को लेकर वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे बैठा हुआ रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम सेंचियो था, वो वहाँ पे जू किंग का नाम पूछता है तो कैप्टन ली उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी के लिए इसका कोई भी नाम नहीं है, इसलिए इसका नाम तुम बच्चा ही रख दो। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेंचियो वहाँ पे ईविल स्माइल के साथ अपनी जगह पे बैठते हुए कहता है, बहुत ही अच्छी बात है, वैसे भी आज और अभी अभी यहाँ का रूल चेंज हुआ है, जहाँ पे पहले नहीं आने वाले स्कैवेंजर्स को लेवल 1 के डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करना पड़ता था, पर अब उन लोगों को यहाँ पे एक सेकंड लेवल के डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करना पड़ेगा। और ये कहकर सेंचियो वहाँ पे उस लड़की को आवाज देते हुए कहता है, हे लड़की तुम भी आ जाओ, इस लोटी के जरिए डिसाइड होगा कि तुम दोनों में से पहली फाइट किसकी होगी। और ये कहकर सेंचियो वहाँ पे ईविल स्माइल के साथ उन दोनों को एक एक बोन स्टिक उठाने के लिए कहता है। सेंचियो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही चुपचाप वहाँ पे उस बोन स्टिक को उठा लेते हैं, पर क्योंकि वो लड़की अभी तक भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि जू किंग खुद ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, पहली फाइट मैं लड़ूंगा। जू किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली के फेस के ऊपर एक प्राउड वाली स्माइल आ जाती है, जबकि सेंचियो के फेस के ऊपर एक ईविल स्माइल आ चुकी थी। खैर जैसे जू किंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बैटल अरीना के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे आसपास खड़े हुए ऑडियंस बहुत ज्यादा शोर मचाने लगी
थी और ये शोर तब वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब जू किंग का मुकाबला करने के लिए एक सेकंड लेवल का डिमोनिक बीस्ट यानी कि पाइथन डिमोनिक बीस्ट निकल कर बाहर आता है, वो भी अज़ूर वुल्फ के सर को काटते हुए। इस बात से वहाँ पे खड़े हुए लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये पाइथन डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो सब लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं बेचारे इस लड़की की किस्मत तो बहुत ज्यादा खराब निकली, जो इसे आते साथ ही यहाँ पे एक सेकंड लेवल के डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करना पड़ रहा है, अब तो इसका मरना पक्का तय है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की वहाँ पे अपनी बोन स्टिक को देखती है तो उसे वहाँ पे एहसास होता है कि फाइट की पहली बारी उसकी थी, जबकि जू किंग उसकी जान बचाने के लिए खुद वहाँ पे उस पाइथन बीस्ट का मुकाबला करने के लिए पहले चला गया था। ये जानकर तो बेचारी उस लड़की को वहाँ पे जू किंग के लिए और भी ज्यादा बुरा लग रहा था, जबकि ऑडियंस के अंदर खड़े हुए लोग वहाँ पे शोर मचाते हुए कह रहे थे पाइथन डिमोनिक बीस्ट आगे बढ़ते हुए खत्म कर दो इस कमीने को। लेकिन जू किंग वहाँ पे इनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, वो चुपचाप शांति से अपनी जगह पे खड़ा था और जैसे ही वो पाइथन डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से वो वहाँ पे अपने डैगर को बाहर निकालकर जंप करते हुए ऊपर हवा में पहुंच जाता है और कोई वहाँ पे कुछ सोया समय पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने डैगर को उस पाइथन डिमोनिक बीस्ट की बॉडी के अंदर घुसाते हुए उसे एक ही झटके के साथ वहाँ पे पूरी तरह से चीरते हुए उसे दो हिस्सों में बांट देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे उसकी डिमोनिक मैजिक कोर को भी बाहर निकाल चुका था। और ऐसा होते ही पूरे बैटलफील्ड के अंदर तो सन्नाटा छा गया था, किसी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उस मामूली से दिखने वाले लड़के ने यहाँ पे एक ही झटके के साथ एक सेकंड लेवल की डिमोनिक बीस्ट को मौत के घाट उतार दिया। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए लोग एक बार फिर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं और अब की बार वो सभी लोग वहाँ पे जू किंग की जयकार करने लगे थे और साथ ही साथ वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे ये लड़का तो जरूर से एक सेकंड लेवल का स्कैवेंजर होगा, बेहतर होगा कि यहाँ पे कोई भी इसके साथ पंगा ना ले। जबकि ये सब कुछ देखकर तो बेचारा संचियो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन जू किंग वहाँ पे इन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए उस पाइथन का मीट लेकर चुपचाप अपने मास्टर यानी कि कैप्टन ली की तरफ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बार जू किंग को बताया था कि उन्हें पाइथन का मीट बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे पूरे स्कैवेंजर कैंप के अंदर अपना नाम बना चुका था। इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे बैटल अरीना पर दो इनविजिबल सोल मास्टर्स दिखाए जो कि सोल ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे और उनमें से एक मास्टर जू किंग को देखकर खुश होते हुए कहता है ये तो हमें कोयले की खान में एक हीरा मिल गया, जिस पे एक दूसरा मास्टर जो कि सोल ब्लड लाइन का 7th मास्टर था वो भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी तक इस हीरे को और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। और ये कहकर वो मास्टर वहाँ पे दूसरे मास्टर से कहता है खैर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मास्टर भाई यहाँ पे कब आने वाले हैं। जिसपे वो दूसरा वाला मास्टर वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है वो कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जिसपे 7th मास्टर वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है इस बात तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें मना के रहूंगा। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, जबकि हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे कैप्टन ली के पास जाते हुए उस डिमोनिक मैजिक कोर को वहाँ पे खुद खा लेता है और वो मीट वहाँ पे कैप्टन ली को देते हुए कहता है ये आपके लिए। जू किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो खुद वहाँ पे अपने हाथों से उस पाइथन मीट का इस्तेमाल करते हुए रात का डिनर बनाने लगे थे। जबकि हम देखते हैं कि जैसे जू किंग अपने कैंप में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे अपने लिए एक नया ड्रेस रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर जू किंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी कैप्टन ली उसे वहाँ पे आवाज देते हुए कहते हैं आ जाओ खाना तैयार है। कैप्टन ली के बुलाने पर हम देखते हैं कि जू किंग भी अपनी ड्रेस को चेंज करने के बाद खाने के लिए पहुंच जाता है और जू किंग को नए कपड़ों में देखकर कैप्टन ली भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं अच्छे लग रहे हो। लेकिन जब जू किंग वहाँ पे टेबल के ऊपर देखता है तो वहाँ पे 3 से 4 लोगों के लिए खाना लगा के रखा गया था, जो देखकर जू किंग वहाँ पे कैप्टन ली से सवाल करते हुए पूछता है क्या और लोग भी आने वाले हैं। जिसपे कैप्टन ली हंस कर जवाब देते हुए कहते हैं नहीं ये तो बस मेरी आदत है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने वाइन के गिलास को खत्म करते हुए कहते हैं मुझे बस हमेशा किसी का इंतजार रहता है उस पर्सन का जो कि अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आने वाला। और ये कहते कहते यहाँ देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुके थे, लेकिन जू किंग जो कि इंसानी इमोशंस के बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं जानता था वो इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जैसे वो वहाँ पे खाना खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो कैप्टन ली उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं चॉपस्टिक के साथ खाओ। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू किंग भी वहाँ पे चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अजीब तरीके के साथ खाना खाने लगता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे अपने हाथ में मौजूद म्यूटेशन पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। असल में हर एक स्कैवेंजर की बॉडी के ऊपर म्यूटेशन पॉइंट मौजूद होता है, जिससे हर एक स्कैवेंजर को अंदाजा हो पाता है कि उन्होंने कितनी ज्यादा करप्टेड या फिर डिमोनिक बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर किया है। क्योंकि करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर करना या फिर हद से ज्यादा डिमोनिक बीस्ट के पार्ट्स को खाना, ये बात एक आम इंसान को म्यूटेट करते हुए एक मोस्टर में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसलिए हर एक स्कैवेंजर को इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपनी लिमिट को पार न करे। इसे रोकने के एक और भी तरीका है अपनी बॉडी के अंदर मौजूद करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करते हुए उसे अपनी कल्टीवेशन में लगा देना। और यही मेथड कैप्टन ली वहाँ पे जू किंग को भी सिखा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर मौजूद करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेट करने लगा था। और जैसे जैसे जू किंग वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए उस एनर्जी को अपनी कल्टीवेशन के ऊपर लगा रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जू किंग को अपनी बॉडी के अंदर एक नई पावर का एहसास होने लगा था। और इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए वो वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू भी कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब वहाँ पे उसके सोल सीड हेलन के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो टाइगर्स आ चुके थे। यानी कि जू
जूकिंग ब्रेक थ्रू करते हुए सेकंड लेवल पे पहुंच चुका था, पर उसके बावजूद भी उसका म्यूटेशन पॉइंट अभी तक भी स्टेबल नहीं हो पाया था और कैप्टन ली के मुताबिक उसे अपने म्यूटेशन पॉइंट को स्टेबल करने के लिए व्हाइट पिल्स की जरूरत थी, जिसे तलाश करने के लिए वो वहाँ पे एक मार्केट के अंदर पहुंच जाता है। इवन रास्ते में हम लोग वहाँ पे 7th लेवल के मस्ता को भी देखते हैं, जो कि जूकिंग के बदले हुए रूप को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं ये लड़का तो काफी जल्दी आगे बढ़ रहा है। लेकिन जूकिंग, जो कि उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो चुपचाप आगे बढ़ते हुए उस कैंप के जनरल स्टोर में पहुंच जाता है। जनरल स्टोर के अंदर हम लोगों को वहाँ पे ब्लड शेडो स्क्वाड के 2 मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम पेंगशन था तो दूसरे का नाम मासी था। वो दोनों वहाँ पे अपने रास्ते में आने वाले हर एक स्कैवेंजर को धक्का देकर सीधा शॉपकीपर के पास पहुंच जाते हैं, और वो शॉपकीपर कोई और नहीं वही लड़की थी जिसने जूकिंग के साथ ही कैंप को ज्वाइन किया था। वो दोनों सीधा वहाँ पे उस लड़की के पास जाकर उसे मारते हुए कहते हैं तुम्हारी व्हाइट पिल्स की क्वालिटी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। इस पे वो लड़की घबरा कर जवाब देते हुए कहती है नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन वो दोनों तो वहाँ पे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए हम देखते हैं कि उनमें से मासी उस लड़की को पकड़कर उसका सर टेबल के ऊपर मारते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें सजा किसी और तरीके के साथ देनी पड़ेगी। जो देखकर शॉप ओनर वहाँ पे उन लोगों से कहता है अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो यहाँ से बाहर जाकर फाइट करो। इस दौरान हम देखते हैं कि जूकिंग भी वहाँ पे आगे बढ़कर चुपचाप शॉपकीपर के पास जाते हुए कोर्ट रूम में उससे कहता है मुझे 2 व्हाइट पिल्स चाहिए। जूकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो शॉप ओनर भी चुपचाप वहाँ पे उसे 2 व्हाइट पिल्स देते हुए कहता है आपके हुए 20 स्पिरिट कॉइन से। हालांकि उस पिल की क्वालिटी जूकिंग को वहाँ पे उतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन क्योंकि अभी के लिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो चुपचाप 20 स्पिरिट कॉइन्स देकर उन दोनों पिल्स को ले लेता है। लेकिन ये देखकर मासी और पेंशन दोनों की फेस के ऊपर एक केवल स्माइल आ जाती है, और मासी तो सीधा वहाँ पे आगे बढ़कर अपने डैगर से वहाँ पे जूकिंग के ऊपर हमला कर चुका था, जिससे जूकिंग वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ डोज कर देता है। ये देखकर मासी वहाँ पे आगे बढ़कर उसकी तारीफ करते हुए कहता है तो जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, वाकई में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, और कमाल के होते भी क्यों ना, तुमने एक ही अटैक के साथ उसका तनाक पाइथन डेमोनिक बीस्ट को जो मार के आया था। खैर अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप इन व्हाइट पिल्स को यहीं पे छोड़कर दफा हो जाओ यहाँ से, वरना जैसा तुमने उस पाइथन को काटा था बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें भी यहाँ पे काट दूंगा। मासी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शॉप के अंदर मौजूद सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं। सभी को यही लग रहा था कि अब तो जूकिंग का मरना पक्का तय है, क्योंकि वो लोग जूकिंग के एटीट्यूड के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। ऊपर से हम देखते हैं कि वो मोटा आगे बढ़कर कोल्ड रूम में जूकिंग से कहता है बच्चे, लगता है तुमने मेरी बात को सुना नहीं है, जल्दी करो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पेंशन को बीच में आते हुए देखकर तो सभी लोग वहाँ पे यही कहने लगे थे अब तो बेचारा जूकिंग नहीं बचने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि जूकिंग की नजरें वहाँ पे मासी की गर्दन के ऊपर टिकी हुई थी, जिसे देखकर उसका किनिंग इंटेंटोरा वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर हावी होने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि जूकिंग वहाँ पे अपने मन में कहता है बहुत सारे लोग मौजूद है, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे खुद को संभाल कर अपनी व्हाइट पिल्स को चुपचाप उन लोगों के हवाले कर देता है, जो देखकर मासी के फेस के ऊपर एक ईवल स्माइल आ जाती है, और वो सीधा वहाँ पे जूकिंग के पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा समझदार निकले, इसलिए चुपचाप कल भी यहाँ पे आ जाना, क्योंकि कल भी तुम यहाँ पे हमारे लिए व्हाइट पिल्स को खरीदना है। लेकिन जूकिंग उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर मासी का हौसला वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसके पाँव में थूकर अपने हाथ वहाँ पे उसके कपड़ों के ऊपर साफ करते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर होगे, पर तुम तो एक बुज़दिल निकले। और इसी तरह वो दोनों वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनको जाते हुए देखकर जूकिंग के फेस के ऊपर एक कोल्डनेस आ चुकी थी, जबकि वो दोनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे जल्दी चलो, हमें कैंप मास्टर तक इन व्हाइट पिल्स को पहुंचाना है और रात को जियांग के पास भी तो जाना है। जबकि हम देखते हैं कि जूकिंग अपने म्यूटेशन पॉइंट को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि आज रात फिर से इस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मासी जियांग से मिलने के बाद उसके घर से बाहर आते हुए कहता है आज तो वाकई में ही मजा आ गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे शराब के नशे में वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगा था, लेकिन अभी वो वहाँ पे आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसे अचानक से वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे नशे में होने के बावजूद भी थोड़ा सुधार हो जाता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उसे वहाँ पे ज्यादा पीने की वजह से सुसु आ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो जल्दी से भागकर एक साइड पे जाते हुए सुसु करके खुद को रिलैक्स करने लगा था। वो सुसु करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड जियांग को याद करने लगा था, लेकिन वो बेचारा कहाँ चाहता था कि ये सुसु उसकी लाइफ की आखिरी सुसु होने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि जूकिंग अचानक से वहाँ पे उसके पीछे अपीयर होते हुए अपने डैगर को सीधा वहाँ पे उसकी गर्दन के अंदर घुसा देता है। पर इतना सब हो जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो कमीना अभी तक भी वहाँ पे नहीं मरा था। वो किसी तरह से वहाँ पे खुद को संभाल कर रेंगते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगा था। तभी जूकिंग वहाँ पे उसके पीछे आकर कोल्ड टूथ में उससे कहता है तो क्या कहा था तुमने, तुम मेरे 2 टुकड़े कर दोगे। और ये कहकर जूकिंग उसे घसीट कर वहाँ से दूर ले जाता है, जो देखकर मासी वहाँ पे उससे रैम की भीख मांगते हुए कहने लगा था नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। पर हम देखते हैं कि जूकिंग भी वहाँ पे उसके साथ मजाक करते हुए उसे वहाँ पे मौत की घाट उतार चुका था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे खत्म करने के बाद उसकी बॉडी से वहाँ पे उसके स्टोरी बैग को भी चुरा चुका था कि तभी पेंशन भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि मासी को ढूंढकर उसे वहाँ पे आवाजें देते हुए कह रहा था कमीने मासी आखिर तुम कहाँ चले गए। जिसे देखकर जूकिंग वहाँ पे छुपते हुए कहता
जाता है। ओ तो एक और अभी बाकी है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों सोल मास्टर्स जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपनी इनविजिबल फॉर्म में थे, वो भी जू किंग को वहाँ पे ये सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। और जू किंग के इस कोल्डनेस को देखकर वो दोनों भी वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कहते हैं, जैसा कि हमें कोल्ड हार्टेड स्कैवेंजर चाहिए था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, पर एक बात की समझ नहीं आ रही, आज दिन में तो इसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी, तो अब इसने दोबारा से अपने वही पुराने कपड़े क्यों पहन लिए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कैवेंजर कैंप के लीडर का स्टैचू दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डिमोनिक बीस्ट मासी की डेड बॉडी को नोच नोच के खा रहे थे। और तभी पेंशन भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पे आते साथ ही जू किंग से कहता है, बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए अब छुपना बेकार है और चुपचाप सामने आ जाओ। पेंशन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू किंग भी वहाँ पे सामने आ जाता है, जिसे देखकर पेंशन वहाँ पे अपनी खतरनाक सोट को बाहर निकालते हुए कहता है, तो तुमने ही मासी को यहाँ पे मारा है। वैसे सच कहूँ तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मुझे वो कमीना ज्यादा पसंद भी नहीं था, पर उसके स्टोरी बैग के अंदर एक खास चीज थी। अगर तुम वो मुझे दे देते हो तो हो सकता है मैं तुम्हारी ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना आज तुम्हें भी यहाँ पे मासी के साथ मरना पड़ेगा। इस पे जू किंग वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहता है, मौत तो आज यहाँ पे जरूर होगी, पर वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी होगी। जू किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पेंशन गुस्से से वहाँ पे अपने स्पेशल ऑरा को अनलीश करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये कहकर उसने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जू किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे जू किंग भी वहाँ पे खुद को बचाते हुए कहने लगा था, ये तो एक थर्ड लेवल का कल्टीवेटर है। और ये कहकर जू किंग वहाँ पे अपनी कमाल की कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा उसके हाथों के ऊपर अटैक करते हुए उसकी सोर्ड को वहाँ पे उसके हाथों से गिरा चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक लगातार वहाँ पे उसके ऊपर हमले करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था, और सही मौके का फायदा उठाकर अपने डैगर से वहाँ पे सीधा उसके दिल के ऊपर अटैक कर चुका था, जिससे वो वहाँ पे थोड़ा बहुत घायल तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसने वहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर पहन रखा था, इसलिए वहाँ पे उसकी मौत नहीं होती। इसलिए वो मोटा बहुत ही जल्द खुद को संभाल कर दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे अपने माउंटेन सी आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार चुका था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि न सिर्फ उसके दांत वहाँ पे टूट जाते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उसके मुंह से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था। इस दौरान हम देखते हैं कि जैसे जू किंग वहाँ पे उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक चलने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो मोटा बहुत ही चालाकी के साथ अपने कुछ इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हुए जू किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जू किंग का ध्यान वहाँ पे एक पल के लिए भटक चुका था, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे खुद को संभालते हुए उन दोनों किलो को वहाँ पे खत्म कर देता है। पर तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस गैस फैलना शुरू हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जू किंग की हालत भी वहाँ पे बिगड़ने लगी थी, जो देखकर वो मोटा खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है, इसके ऊपर मेरे पॉइजनस गैस का भी कोई असर नहीं हो पा रहा। और ये कहकर वो मोटा वहाँ पे अपने एक स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजनस गैस को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे जू किंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जू किंग की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और जब वहाँ पे उस पॉइजनस गैस के अंदर से जू किंग की आवाज आना वहाँ पे पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो वो मोटा भी वहाँ पे खुश होकर अपने स्टोन की पावर को वापस लेते हुए कहता है, मुझे लगता है कि वो मर चुका है। लेकिन अभी उसके इतना ही कहना था कि हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे अचानक से लाइटिंग स्पीड के साथ आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने डैगर को सीधा वहाँ पे उसके सर के आर पार घुसा देता है। और ये सब वहाँ पे इतना ज्यादा जल्दी हुआ था कि बेचारे उस मोटे को वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसका खेल वहीं पे खत्म हो चुका था। और इस स्टोन का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे उस पॉइजनस गैस को कंट्रोल कर रहा था, वो भी उसके हाथों से छूटता हुआ उसके पास ही गिर जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि जू किंग की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो खुद भी वहाँ पे मरने की कगार पे था। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो पर्पल क्रिस्टल वहाँ पे अपना कमाल दिखाते हुए जू किंग के सारे जख्मों को हील करना शुरू कर देता है, जो देखकर जू किंग अपने मन ही मन में शुक्र अदा करते हुए कहता है, थैंक गॉड मेरे पास ये पर्पल क्रिस्टल भी था, वरना अब तक तो मैं यहाँ पे मारा जा चुका होता। खैर जब जू किंग के जख्म वहाँ पे पूरी तरह से हील हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे उस स्टोन को देखकर उसे उठाकर अपने पास रखते हुए कहता है, तो इसी स्टोन के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, ये भी काफी ज्यादा पावरफुल ट्रायल साबित हो सकता है, जो कि कभी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में मेरे काम आ सकता है। और ये सोचकर जू किंग वहाँ पे उस स्टोन को अपने पास ही रख लेता है, और खुद वो वहाँ पे खतरनाक वेपन के इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पे राख बना देता है, ताकि पीछे कोई सबूत ही ना रहे। और जब कोई सबूत ही नहीं होगा तो कोई भी जू किंग तक पहुँच भी नहीं पाएगा। और सेमट मास्टर जो कि वहाँ पे ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वहाँ पे जू किंग की तारीफ करते हुए कहता है, ये बच्चा तो वाकई में बहुत ज्यादा चालाक निकला, इसने नए कपड़े यहाँ पे इसलिए नहीं पहन रखे थे ताकि कोई भी उन कपड़ों को इस्तेमाल करते हुए उस तक ना पहुँच सके, और इसने कितनी चालाकी के साथ ब्लड शेड स्क्वाड के मेंबर्स को मार दिया, इवन पीछे कोई सबूत तक भी नहीं छोड़ा। सेमट मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका चेला भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है आपको इसके बारे में पता तो चला, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, हम लोगों को भी अपने घर जाना चाहिए, या फिर हम लोग पूरी रात इस लड़के के ऊपर नजर रखने वाले हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जू किंग को देखते हैं जो कि थका हुआ अपने कैंप की तरफ ही जा रहा था, कि तभी रास्ते में वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है, जहाँ पे दो स्कैवेंजर्स एक बुढ़ाऊ के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। वो लोग वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो वहाँ पे मौजूद है सभी कमजोर लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उनके पास मौजूद सारे ट्रेस को ले लेते हैं। लेकिन जब उन लोगों की नजर वहाँ पे जू किंग के ऊपर पड़ती है, तो जू किंग उन लोगों को इग्नोर करते हुए
हुए चुपचाप अपने कैंप की तरफ बढ़ जाता है और जू किंग वहाँ पे जितना हो सके खुद को सही दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी को भी उसके गांड के बारे में पता ना लग सके। और क्योंकि जू किंग से सभी लोग वाकिफ थे तो इसलिए हम देखते हैं कि किसी की भी वहाँ पे हिम्मत नहीं हो पाती कि कोई उसका रास्ता रोक सके। इसलिए जू किंग चुपचाप आगे बढ़ते हुए फाइनली अपने कैंप में पहुंच जाता है। यहाँ पे पहुंचते साथ ही वो लड़खड़ाते हुए वहीं पे गिर गया था और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके मुंह से वहाँ पे काफी सारा खून भी निकलने लगा था। और इस दौरान जब उसकी नजर वहाँ पे अपनी बाईं तरफ जाती है तो एक टेबल के ऊपर उसके लिए ताजा ताजा खाना रखा हुआ था जो कि किसी और ने नहीं बल्कि कैप्टन ली ने ही उसके लिए रखा था। और ये देखकर जू किंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। आज पहली बार उसे वहाँ पे अपनेपन का एहसास हो रहा था। जबकि हम देखते हैं कि कैप्टन ली भी जू किंग को लेकर थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। वो भी जू किंग को किसी अपनी की तरह प्यार करने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी रात आराम करने के बाद जू किंग की इंजरीज काफी हद तक हील हो चुकी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे होश भी आ गया था। जहाँ पे होश में आते साथ ही वो अपनी बॉडी को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, फाइनली उस पर्पल स्टोन ने एक मौके से अपना कमाल दिखाते हुए मेरी बॉडी के अंदर मौजूद सारे पॉइजन को खत्म कर दिया। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से जू किंग की नजर वहाँ पे अपने सामने खड़े हुए कैप्टन ली के ऊपर पड़ती है जो की वहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। जिन्हें देखकर जैसे जू किंग वहाँ पे इनके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, कैप्टन ली उससे वहाँ पे कहते हैं, खाना बस बनने ही वाला है, तुम बाहर जाकर इंतजार करो। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू किंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए चुपचाप वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अभी वो किचन के पास ही था कि उसे अचानक से वहाँ पे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो वहाँ पे थोड़ा सुधान हो जाता है। और वो चुपकर जब बाहर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे 3 और स्कैवेंजर्स दिखाई देते हैं। जू किंग को वहाँ पे इस तरह से खुद को छुपाते हुए देखकर कैप्टन ली वहाँ से बाहर की तरफ जाते हुए उससे कहते हैं, मानना पड़ेगा तुम खुद को छुपाने में काफी ज्यादा माहिर हो, पर तुम चिंता मत करो, ये तीनों भी हमारे थंडर स्क्वाड का ही एक हिस्सा है, इसलिए घबराओ मत और आ जाओ। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू किंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कैप्टन ली के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। जहाँ पे वो तीनों ही जू किंग को देखकर कैप्टन ली से सवाल करते हुए पूछते हैं, बॉस ये बच्चा कौन है और ये कहाँ से आया है? इवन उनमें जो लड़की थी वो तो वहाँ पे मजाक करते हुए कहती है, कैप्टन कहीं आप हमारी जगह पे किसी और को लाने का तो नहीं सोच रहे? जिस पे कैप्टन ली मुस्कुराकर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, मजाक बंद करो और मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बच्चे जिसने अपने हाथों में तीर कमाल ले रखा है उसका नाम है शीजू, जो कि की कंडेंसिंग स्टेज के 4th लेवल पे है और साथ ही साथ वो आर्चरी में खुद को मास्टर बना चुका है। कोई भी 4th लेवल का स्कैवेंजर उसके सामने नहीं टेक सकता, फिर चाहे वो किसी भी स्किल में माहिर क्यों ना हो। शीजू के बारे में जानकर जू किंग वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो लड़की जिसका नाम लूना था वो वहाँ पे जू किंग के पास आते हुए कहती है, क्या हो गया बच्चे, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? और ये कहकर लूना वहाँ पे जू किंग की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उसका डैगर छीनने की कोशिश करती है, पर जू किंग ऐसा वहाँ पे नहीं होने देता क्योंकि जू किंग भी कॉम्बैट स्किल्स में बहुत ज्यादा माहिर था। इसलिए हम देखते हैं कि लूना तो उसे वहाँ पे छू भी नहीं पाती, उल्टा जू किंग वहाँ पे अपनी कमाल की कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे खुद से दूर कर चुका था। पर इस बीच हम देखते हैं कि लूना बहुत ही चालाकी के साथ अपने एक डिमोनिक पेट का इस्तेमाल करते हुए जू किंग के डैगर को ले लेती है, जो देखकर लूना वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, माफ करना बच्चे, लेकिन मेरी स्किल्स तुमसे ज्यादा अच्छी हैं। लूना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे मुस्कुराकर उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, इस लड़की का नाम है लूना, जो कि कंडेंसिंग स्टेज के 3rd लेवल पे है। इसकी खास बात यह है कि ये किसी भी डिमोनिक बीस्ट के साथ बात कर सकती है, यानी कि किसी भी जंगली बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले सकती है। लेकिन कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लूना अभी तक वहाँ पे फ्लेक्स कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि जू किंग भी वहाँ पे मुस्कुराकर उसे उसका डैगर दिखाता है, जो देखकर लूना को वहाँ पे एक झटका लगता है। और जब वो अपने डैगर की तरफ देखती है तो उसका डैगर वाकई में वहाँ से गायब हो चुका था। असल में जिस दौरान लूना वहाँ पे उसका डैगर लेने की कोशिश कर रही थी उससे पहले जू किंग उल्टा वहाँ पे उसका ही डैगर ले चुका था। और यही बात लूना को वहाँ पे हैरान कर रही थी। वो हैरान होते हुए कहती है, इसके मूव्स तो लाइटिंग स्पीड की तरफ बहुत ज्यादा तेज है। कि तभी इस दौरान हम देखते हैं कि मैंगोई वहाँ पे आके पढ़कर एक जगह पे बैठते हुए कहता है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब चुपचाप अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठो और कैप्टन ली की बनाई हुई खाने का मजा उठाओ। मैंगोई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मैंगोई भी की कंडेंसिंग स्टेज के 3rd लेवल पे है और इसकी ताकत ही इसे बाकी सभी लोगों से खास बनाती है। ये अपनी इस कमाल की ताकत के साथ ही पैदा हुआ था, इसलिए ताकत के मुकाबले में इसे कोई 4th लेवल का कल्टीवेटर भी पीछे नहीं हटा सकता। खैर उसके बाद कैप्टन ली वहाँ पे उन तीनों से कहते हैं, अब तुम लोग इस बच्चे के बारे में सुनो, ये की कंडेंसिंग स्टेज के 2nd लेवल पे है। अब तुम सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि कैंप लीडर ने अभी एक नया मिशन निकाला है, जिसे पूरा करने के लिए हम लोगों को 7 लीफ फ्लावर लेकर आना होगा। दोस्तों 7 लीफ फ्लावर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा कमाल का लेक्चर है जो कि करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन कर सकता है, यानी कि किसी भी स्कैवेंजर के म्यूटेशन पॉइंट को हील कर सकता है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक। आमतौर पर ऐसे फ्लावर्स टोटल 4 लेयर्स के होते हैं, पर इस दुनिया में 7 लेयर वाले फ्लावर्स को बहुत ही ज्यादा खास और रेयर माना जाता है। इसलिए ये मिशन अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास और खतरनाक होने वाला था, जिसे कैप्टन ली पूरा करने का सोच रहे थे। क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के बदले में उन लोगों को 3 प्यूरिफाइंग डस्ट एलेक्सर्स मिलने वाले थे, जो कि वाइट
कैपिटल एग्जिट से बहुत ज्यादा खास होते हैं। खैर सब कुछ बताने के बाद कैप्टन ली वहाँ पे लोगों से कहते हैं, खैर सच कहूँ तो ये मिशन उतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं होने वाला। अगर हम लोग सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस मिशन में हमें किसी भी परेशानी का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे तुम भी इस मिशन पे हमारे साथ आ सकते हो। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीजू वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, बॉस ये आप क्या कह रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि फॉरबिडन जोन्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं? तो इस बीच एक सेकंड लेवल के कल्टीवेटर को वहाँ पे ले जाना उसे मौत के मुंह में धकेलने के बराबर होगा। ऊपर से अगर हमारे साथ आता है तो हमें पूरा टाइम इसकी रक्षा ही करनी पड़ेगी, जिसके चलते हम लोग अपने मिशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है। शीजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाते। उससे पहले हम देखते हैं कि मांगुई वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, हर एक स्कैवेंजर का कोई न कोई मिशन पहले ही होता है और वैसे भी हर एक मिशन के ऊपर खतरा तो होता ही है। तो इसलिए तुम लोग इस बच्चे की चिंता मत करो, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मांगुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चे मैं फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, अगर नहीं आना चाहते तो तुम यहाँ पे भी रुक सकते हो। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ूकिंग जल्दी से वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। ज़ूकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पहले से ही अंदाजा था कि ज़ूकिंग का जवाब ऐसे ही कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को कैंप के लीडर का सीन दिखाया जाता है, जिसके सामने ब्लड शेडो स्क्वाड का मास्टर झुका हुआ था, जिसे देखकर कैंप लीडर जो कि कंडेंसिंग स्टेज के 9th लेवल पे थे, वो कोर्टून में कहते हैं, तुम्हारे लाई हुई मीट ट्रायल से नाइट ऑफ डोव यानी कि मिस्टर शान बिल्कुल भी खुश नहीं है, और तुम जानते हो ना कि अगर वो खुश ना हुए तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर ये सब कुछ अब तुम्हें ही हैंडल करना होगा। कैंप लीडर की ये बात सुनकर ब्लड शेडो स्क्वाड का कैप्टन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हालांकि वो भी कैप्टन ली की तरह की कंडेंसिंग स्टेज के 6th लेवल पे था, पर 6th और 9th लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए वो वहाँ पे घबरा कर कैंप लीडर को जवाब देते हुए कहता है, माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, लेकिन ये सब कुछ उस थंडर स्क्वाड की वजह से हो रहा है। वो लोग जानबूझकर बार बार हमारे रास्ते में आते हुए हमारे मिशन को खराब कर रहे हैं। मीटर्स को लाने की जिम्मेदारी जिन मेंबर्स को सौंपी गई थी वो दोनों भी कल रात अचानक से कहीं गायब हो गए, और मुझे तो डर है कि उनको मारने के पीछे भी थंडर स्क्वाड का ही हाथ है। ब्लड शैडो कैप्टन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैंप लीडर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने बड़े सेंटर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे उठाकर पीछे की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। थंडर स्क्वाड बहुत ही जल्द फॉरबिडन जोन के अंदर 7 लीफ फ्लावर्स को लेने के लिए जा रही है। आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें पता ही होगा, पर अगर इस बार तुम लोग नाकाम हुए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे ब्लड शेडो स्क्वाड को खत्म कर दूंगा। कैंप लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो कैप्टन वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जल्दी से कैंप लीडर के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, कैंप लीडर आप चिंता मत करें, जैसा आप चाहते हैं इस बार वैसा ही होगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग कैप्टन ली और उनकी टीम को देखते हैं, जो कि अपनी सारी तैयारियां करने के बाद अपने मिशन की तरफ रवाना हो चुके थे। पर अभी उनकी टीम कैंप से बाहर निकल ही रही थी कि तभी उन लोगों को वहाँ पे कॉन्वॉय आते हुए दिखाई देता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि मास्टर भाई का था, जिसे देखकर कैंप के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे उसी कॉन्वॉय की तरफ ही चला जाता है। और ज़ूकिंग जो कि वहाँ पे सवालिया नजरों से उस कॉन्वॉय की तरफ देख रहा था, कैप्टन ली उसे वहाँ पे उस कॉन्वॉय के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये कॉन्वॉय मास्टर भाई का है, जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के बहुत ही महान फिजिशियन है। इवन शीजू भी वहाँ पे आगे बढ़कर मास्टर भाई की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर भाई अपनी कमाल की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस दौरान वहाँ पे एक पल के लिए ज़ूकिंग और मास्टर भाई दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती हैं, और न जाने क्यों मास्टर भाई को भी वहाँ पे ज़ूकिंग के अंदर कुछ खास दिखाई दे रहा था। जबकि ज़ूकिंग तो उन्हें काफी देर तक वहाँ से जाते हुए देखता रहता है कि तभी कैप्टन ली उसे वहाँ पे आवाज देते हुए कहते हैं, बच्चे क्या सारा दिन उन्हें ही देखते रहोगे? और उसके बाद वो अपनी पूरी टीम को लेकर फॉरबिडन जोन की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को घोस्ट फेस फॉरबिडन जोन का सीन दिखाया जाता है। इसी फॉरबिडन जोन के अंदर एक हिडन प्लेस मौजूद था, जहाँ पे वो 7 लीफ फ्लावर्स उग रहे थे। कैप्टन ली उन सभी लोगों को वहाँ पे उस फॉरबिडन जोन के अंदर जाने के लिए एक हिडन प्लेस दिखाते हैं, और साथ ही साथ उन सभी लोगों को वहाँ पे नसीहत करते हुए कहते हैं, भले ये जगह दिखने में खतरनाक नहीं लग रही, पर फिर भी तुम लोगों को यहाँ पे हर एक कदम फूक कर रखना होगा, क्योंकि खतरा कब कहाँ से आ जाए उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनकी पूरी टीम वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगती है। इस दौरान कुछ डिमोनिक टेंटिकल्स वहाँ पे उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिन्हें कैप्टन ली अपने सिगार के धुएं से ही डरा देते हैं, और साथ ही साथ वो वहाँ पे ज़ूकिंग को आवाज देते हुए कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा पहला मिशन होने वाला है, इसलिए इस मिशन के दौरान तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करना, क्योंकि फ्यूचर में ये सब भी तुम्हारे सर्वाइवल का जरिया बनने वाला है। ये कहकर कैप्टन ली वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इन जैसे फॉरबिडन जोन्स को 3 चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। पहले यहाँ पे रहने वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट, दूसरे यहाँ पे मौजूद ब्लड रेड मिस्ट, तीसरे गाना गाने वाले फ्लावर्स। अगर इनमें से किसी भी खतरे के साथ तुम्हारा सामना हो जाता है तो तुम्हें जितने जल्दी हो सके खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाना होगा, वरना वहाँ पे तुम्हारी जान भी जा सकती है। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ूकिंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, गाना गाने वाले फ्लावर्स ये क्या चीज है? ज़ूकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि इन्हें लेजेंडरी और रेयर फ्लावर्स माना जाता है, जो कि वैसे तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन
अगर एक बार गलती से भी उनके साथ मुलाकात हो जाए तो फिर बचना नामुमकिन हो जाता है। इन बीते कुछ सालों में सिर्फ कैप्टन ली ऐसे स्कैवेंजर रहे हैं जो उन खतरनाक फ्लावर्स का गाना सुनने के बावजूद भी वहाँ से बाहर आ पाए थे। शीजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे उन सभी को सुधार करते हुए कहते हैं, बस बातें बहुत हो गई, अब काम के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि हम देखते हैं कि इन बातों के दौरान वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसी एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे 7 लीफ फ्लावर्स मौजूद थे और कैप्टन ली के आदेश के मुताबिक वो सभी लोग वहाँ पे उन फ्लावर्स को लेने लगते हैं, जिनमें जू किंग भी वहाँ पे उनका पूरा साथ दे रहा था। इस दौरान हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे जू किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बच्चे रास्ते में मैंने तुम्हें जो कुछ बताया था वो सब कुछ तुमने सही से याद तो कर लिया था ना। जिस पे जू किंग वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहता है, हाँ कैप्टन। जू किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे उसके पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, याद रखना अगर तुम इन तीनों रूल्स को याद रखते हो तो तुम्हारे फॉरबिडन जोन के अंदर सर्वाइव करने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज के बारे में मैं तुम्हें बताना भूल गया जो कि इन तीनों से भी ज्यादा खतरनाक होती है और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं, स्पेशली ब्लड शेडो स्क्वाड के मेंबर्स। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीजू भी वहाँ पे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, कैप्टन ली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लोग आम इंसानों को मारकर उनके ऑर्गन्स को सेल करते हुए पैसे कमाते हैं। यानी कि ब्लड शेडो स्क्वाड का कैप्टन जिन मीट्रेस के बारे में बात कर रहा था वो मीट्रेस कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन ऑर्गन्स थे। शीजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लूना भी वहाँ पे आगे बढ़कर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो लोग ट्रेस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन काफी बातें सुना चाहता है कि वो लोग आम इंसानों को किडनैप करते हुए उनके ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेते हैं, वो भी उनकी जीते जी। लूना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैंगो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीने इंसान नहीं है बल्कि घटिया मुझसे से भी ज्यादा घटिया है। जबकि शीजू वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम लोगों ने उनके इस गंदे बिजनेस को काफी बार रोकने की कोशिश की है, जिसके चलते अब हम उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं और अब वो लोग हम लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुके हैं। तो हाँ, अब से तुम्हें ब्लड शेडो स्क्वाड से भी बच के रहना होगा। जबकि कैप्टन ली भी वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वो सबसे खतरनाक बात वो ह्यूमन ऑर्गन्स को लेकर उन्हें निमोनिक बीस्ट के अंदर रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह के अजीबोगरीब काम करते हुए वो काफी कुछ अजीब और नया भी बना चुके हैं। उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज आ चुकी हैं जो कि फ्यूचर में ह्यूमंस के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। और ये कहकर कैप्टन ली वहाँ पे प्रोफेसर जू किंग को नसीहत करते हुए कहते हैं, इसलिए तुम्हें जितना ज्यादा हो सके ब्लड शेडो स्क्वाड से दूर रहना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि मैंगोई को वहाँ पे कुछ अजीब सी स्मेल आती है और उस स्मेल के बारे में पता करने के लिए जब वो एक फ्लावर को उठाकर सूंघ कर देखता है तो वो वहाँ पे घबराकर चिल्लाते हुए कैप्टन ली से कहता है, कैप्टन इन फ्लावर्स के साथ कुछ गड़बड़ है। मैंगोई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली भी वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद उस फ्लावर को चेक करते हैं। जिस दौरान उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि उन फ्लावर्स के ऊपर एक खास किस्म का पाउडर डाला गया है जो कि वाइल्ड डिमोनिक बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये पता चलते ही हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे घबराते हुए अपने सभी साथियों से कहते हैं, सावधान हो जाओ। लेकिन उनका इतना ही कहना था कि हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे चारों तरफ से डिमोनिक बीस्ट के रोल करने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अलग अलग डिमोनिक बीस्ट के ग्रुप वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उन्हीं लोगों की तरफ आने लगे थे। और जैसे लूना की नजर वहाँ पे उन ब्लैक डिमोनिक बीस्ट के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये तो ब्लैक स्किल वुल्फ्स हैं। लूना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली जल्दी से वहाँ पे अपने वेपन्स को बाहर निकाल कर चिल्लाते हुए कहते हैं, तो खड़े खड़े यहाँ पे इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से अपने वेपन्स को बाहर निकालो और इन्हें काटना शुरू करो। और ये कहकर कैप्टन ली अपने डैगर्स को बाहर निकालकर खुद आगे बढ़ते हुए उन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करके उन्हें वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे कैप्टन ली की थोड़ी बहुत एबिलिटीज भी देखने को मिलती है क्योंकि वो वहाँ पे अपने हर एक अटैक के साथ एक एक डिमोनिक बीस्ट को काटते जा रहे थे। और उनके साथ साथ हम देखते हैं कि मैंगोई भी वहाँ पे अपने वेपन और अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे काफी हद तक उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। और जू किंग भी लगातार वहाँ पे उसका साथ देते हुए उन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करके उन्हें वहाँ पे खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। पर उन डिमोनिक बीस्ट की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस दौरान हम लोग वहाँ पे शीजू को भी देखते हैं जो कि अपनी तीर कमान का इस्तेमाल करते हुए उन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर रहा था। और इस दौरान उसकी रक्षा कर रहा था वहाँ पे जू किंग। जो भी डिमोनिक बीस्ट उसके पास आता उसे जू किंग अपने डैगर के इस्तेमाल करते हुए काटता जा रहा था और वो भी इतनी तेजी के साथ कि उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये उसका पहला मिशन है। और ये देखकर शीजू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इसमें कुछ तो खास बात है, ये उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, ये तो हमारे कदम के साथ कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। फिर इस दौरान हम लोग वहाँ पे लूना को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ एक एक करके उन डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे काटते जा रही थी। जबकि जू किंग का तरीका थोड़ा अग्रेसिव था, वो अपने डैगर के इस्तेमाल करते हुए कहीं पे भी उन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें खत्म करता जा रहा था। इस बीच हम देखते हैं कि एक डिमोनिक बीस्ट पीछे से वहाँ पे जू किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जिसके बारे में जू किंग को कुछ भी नहीं पता था। पर मैंगोई सही समय पे बीच में आकर न सिर्फ वहाँ पे जू किंग को बचा लेता है बल्कि उसी के साथ साथ वो उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक चुका था। जिसके बाद वो वहाँ पे जू किंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ इनमें से कोई भी डिमोनिक बीस्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा तुमसे वादा है। मैंगोई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू किंग भी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि लूना जो कि लगातार वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट को काटते हुए आ रही थी वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कैप्टन ली से कहती है, कैप्टन हम लगातार इनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इनकी तादाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लूना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे शीजू और लूना से कहते हैं, तुम लोग इस बच्चे को लेकर भाग जाओ यहाँ
यहाँ से। तब तक मैं और मैंगोई मिलकर इन डिमोनिक बीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लोग मिलकर वहाँ पे ऐसा ही करते हैं। शीजू और लूना वहाँ पे ज़ूकिंग को लेकर एक दूसरी दिशा की तरफ भाग जाते हैं, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ली और मैंगोई अकेले वहाँ पे मिलकर उन डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करने लगे थे। जब वो तीनों जंगल में दूसरी दिशा की तरफ आगे भाग रहे थे तो इस दौरान हम लोग वहाँ पे ब्लड शैडो स्क्वाड के कैप्टन को भी देखते हैं, जो कि उन तीनों को वहाँ पे अकेले आगे बढ़ते हुए देखकर इवल स्माइल करने लगा था। यानी कि सारा का सारा प्लान ब्लड शैडो स्क्वाड का ही था, लेकिन अभी तक इस बात का एहसास वहाँ पे उन तीनों में से किसी को भी नहीं हो पाया था। वो तीनों बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए फॉरबिडन जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे ब्लैक स्केल्ड वुल्फ किंग भी दिखाई देता है, जिसे एक लेवल 3 का डिमोनिक बीस्ट कहा जाता है। वो वहाँ पे उन तीनों लोगों को अपने एरिया में देखकर एक जोरदार दहाड़ मारते हुए अपने बाकी सभी साथियों को उनके पीछे लगा देता है और खुद उन लोगों को लीड करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों की किस्मत भी इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो तीनों भागते भागते पहाड़ की चोटी के पास पहुंच जाते हैं। इसके चलते मजबूरन उन लोगों को वहीं पे रुकना पड़ता है और तब तक वो वुल्फ डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे पहुंचते हुए उनके ऊपर हमला कर चुके थे। हालांकि उन्हें दूर से आते हुए देखकर शीजू अपने तीर कमान का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हुए जितने ज्यादा हो सके डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि काफी सारे डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे उनके पास पहुंच जाते हैं, जिनका लूना भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला करने लगी थी। पर इस दौरान मौके का फायदा उठाकर वुल्फ किंग आगे बढ़ते हुए सीधे वहाँ पे ज़ू किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लिए ज़ू किंग बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों सीधे वहाँ पे नीचे खाई में गिरने लगते हैं, जो देखकर लूना वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं बच्चे संभालो खुद को। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों ही तब तक नीचे खाई में गिर चुके थे और वो वुल्फ किंग आगे बढ़ते हुए ज़ू किंग के ऊपर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है। और ऊपर से ये वुल्फ किंग लग भी थोड़ा अजीब रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। जैसे वो वुल्फ किंग वहाँ पे ज़ू किंग को काटता है तो ज़ू किंग भी बदले में उसे वहाँ पे काटते हुए अपने डैगर को वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है और साथ ही साथ उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से काटते हुए उसका मांस खींच लेता है और उसके बाद उसके मुंह को पकड़ने के बाद वो अपने डैगर को सीधे वहाँ पे उसके मुंह के अंदर घुसा देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो वुल्फ किंग वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया था और इस मौके का फायदा उठाकर ज़ू किंग सीधे वहाँ पे उसके ऊपर आते हुए सीधे नीचे आके लैंड होता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ली और मैंगोई ने मिलकर वहाँ पे उन सभी डिमोनिक वुल्फ्स को ठिकाने लगा दिया था और उसके बाद वो अपने साथियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ते हुए कैप्टन ली वहाँ पे कह रहे थे, एक साथ इतने सारे वुल्फ्स को मैंने कभी भी नहीं देखा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और अभी वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मैंगोई को वहाँ पे अपने म्यूटेशन पॉइंट में जलन होने लगती है, जो देखकर कैप्टन ली उससे कहते हैं कि तुमने अपने लीजेंड वाइटल एक्सेस को खरीदा था, जल्दी से उनका इस्तेमाल करते हुए अपने म्यूटेशन पॉइंट को ठीक करो और उसके बाद हम लोग जितना जल्दी हो सके इस फॉरबिडन जोन से बाहर निकल जाएंगे। कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैंगोई उन्हें वहाँ पे हौसला देते हुए कहता है, कैप्टन आप मेरे बारे में परेशान मत होइए, इतनी बहुत करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी को तो मैं संभाल ही सकता हूँ। जिस पर कैप्टन ली उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि खुद को तकलीफ मत दो, वैसे भी फॉरबिडन जोन के अंदर ये करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर ये करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार यहाँ पे इसी तरह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती रही तो तुम म्यूटेट होते हुए एक पागल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, जो कि एक इंसान के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर होता है। खैर अभी वो दोनों वहाँ पे इस तरह से आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि कुछ फायर स्टोन से उनके ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है, जो देखकर कैप्टन ली जहाँ एक तरफ डोज करते हुए खुद को वहाँ पे उन हमलों से बचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मैंगोई अपनी कमाल की शील्ड डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए उन हमलों को रोक रहा था। पर उन खतरनाक हमलों को रोकने के चक्कर में हम देखते हैं कि उसकी शील्ड वहाँ पे पूरी तरह से टूट जाती है, जिसे मैंगोई वहाँ पे रिवर के अंदर ही फेंक देता है और तभी सामने से वहाँ पे ब्लड शैडो स्क्वाड निकल कर बाहर आती है, जिन्हें लीड कर रहा था खुद उनका कैप्टन, जो कि कैप्टन ली की ही तरह एक 6 लेवल का कल्टीवेटर था। वो कैप्टन ली को देखकर एक इवल स्माइल करते हुए कहता है, कैप्टन ली तुम्हें मिले हुए काफी समय हो गया। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ज़ू किंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल अपनी जगह पे बैठा हुआ था, पर वो कहाँ जानता था कि मुसीबत अभी तक भी वहाँ पे उसके लिए खत्म नहीं हो पाई, क्योंकि जिस डिमोनिक बीस्ट को वो मरा हुआ समझ रहा था वो दोबारा वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है। पर अजीब बात ये होती है कि वो डिमोनिक बीस्ट खुद वहाँ पे नहीं हिल पाता, उसके अंदर से एक अजीब सा लिक्विड निकल कर बाहर आता है, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे ज़ू किंग की तरफ आगे बढ़ने लगा था। और जैसे ज़ू किंग की नजर वहाँ पे उस ब्लैक लिक्विड के ऊपर पड़ती है तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये क्या बला है। और ये कहकर वो जल्दी से अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे काटने की कोशिश करता है, पर वो ब्लैक लिक्विड उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही हमला करते हुए उसके दोनों बाजू को वहाँ पे जकड़ लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे जाकर भी नहीं हिल पा रहा था। और ऊपर से हम देखते हैं कि वो ब्लैक लिक्विड वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो धीरे धीरे ज़ू किंग की पूरी बॉडी को जकड़ने लगा था, जो देखकर ज़ू किंग भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, अब आखिर ये क्या बला है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंगोई और कैप्टन ली दोनों बहुत ही बहादुरी के साथ ब्लड शैडो स्क्वाड का मुकाबला कर रहे थे, पर क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग उनके ऊपर भारी पड़ने लगे थे। ऊपर से ब्लड शैडो स्क्वाड का एक स्कैवेंजर वहाँ पे फायर स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए दूर से जाकर वहाँ पे इनके ऊपर हमले कर रहा था, जो देखकर कैप्टन ली वहाँ पे गुस्से से उसके अटैक को जीतते हुए जाकर ब्लड शैडो स्क्वाड के कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन उसके अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोकते हुए उससे कहता है, हम लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसके चलते तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे तो ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन भी थोड़ा
थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक म्यूटेंट है, जो देखकर कैप्टन ली भी वहाँ पे अपनी ट्रू ताकत दिखाते हुए कहते हैं, अब बस बातें बहुत हो गई, अब समय है तुम सभी को खत्म करने का। और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे अपनी अटैकिंग स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मैंगोई जो कि अकेला वहाँ पे एक साथ काफी सारे स्कैवेंजर्स का मुकाबला कर रहा था। उसकी हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी, क्योंकि अब तक उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट लग चुके थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा मैंगोई वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से कमजोर हो चुका था। और तभी ब्लड शेड स्क्वाड के एक और स्कैवेंजर सीधा आगे बढ़ते हुए अपने डैगर को सीधा मैंगोई की बॉडी के अंदर घुसा देता है और कमीनों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैंगोई मेरे दोस्त, आज तुम यहीं पे मरने वाले हो। उस स्कैवेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैंगोई को भी वहाँ पे कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि अब उसका बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ऊपर से उसका म्यूटेशन पॉइंट भी लगातार वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी के ऊपर हावी होने लगी थी। ये देखकर मैंगोई जल्दी से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे हटा देता है और पीछे हटते हुए वो वहाँ पे मैंगोई का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, लगता है कि करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, यानी कि तुम म्यूटेट हो रहे हो। उसका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि मैंगोई की बॉडी में अचानक से वहाँ पे काफी सारे बदलाव होने लगते हैं। सबसे पहले तो उसकी आंखों का कलर चेंज होना शुरू हो गया था और साथ ही साथ उसकी मरीनेस भी वहाँ पे ब्लैक कलर में बदल चुकी थी, जिसका असर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी भी काली होना शुरू हो जाती है। जो देखकर ब्लड शेड स्क्वाड का वो स्कैवेंजर उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था ताकि मैंगोई वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और तब तक हम देखते हैं कि मैंगोई वहाँ पे पूरी तरह से एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। जो देखकर ब्लड शेड स्क्वाड का वो स्कैवेंजर वहाँ पे अपने साथियों से कहता है, चारों तरफ से आगे बढ़ते हुए हमला करो इस पे। अपने उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी धीरे धीरे वहाँ पे मैंगोई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ ज़ूकिंग की हालत तो वहाँ पे उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो ब्लैक लिक्विड अब तक वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। और सबसे परेशानी वाली बात तो ये थी कि ज़ूकिंग उसे वहाँ पे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर तभी अचानक से वहाँ पे एक अजीब चीज होती है, वो पर्पल क्रिस्टल एक बार फिर से ज़ूकिंग की बॉडी से बाहर आ जाता है और बाहर आते साथ ही वो वहाँ पे उस ब्लैक लिक्विड को खींचकर ज़ूकिंग की बॉडी से अलग कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो ब्लैक लिक्विड वहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में बढ़ते हुए किसी शैडो की तरह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। पर वो पर्पल क्रिस्टल ऐसा नहीं होने देता, वो अपनी डिवोरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक शैडो लिक्विड को वहाँ पे डिवोर करना शुरू कर देता है। हालांकि वो सीक्रेट घोस्ट शैडो खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि पर्पल क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसके सामने उस शैडो की एक भी नहीं चल पाती। और देखते ही देखते वो वहाँ पे पूरी तरह से उस पर्पल क्रिस्टल के अंदर जा चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो पर्पल क्रिस्टल दोबारा से वहाँ पे ज़ूकिंग की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके साथ ही ज़ूकिंग वहाँ पे एक झटके के साथ पीछे जा गिरता है और साथ ही साथ उसे अपनी बॉडी के अंदर एक नई पावर का एहसास होने लगा था। उसकी मेरिडियंस का स्ट्रक्चर एक बार फिर से बदलना शुरू हो जाता है और अब तक जहाँ उसके सोल सीरियलम के अंदर दो टाइगर्स मौजूद थे, उसकी जगह पे 3 टाइगर्स आ जाते हैं। यानी कि ज़ूकिंग वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए कि कंडेंसिंग स्टेज के 3rd लेवल पे पहुंच चुका था। और ब्रेक थ्रू करने के बाद वो खुद भी अपनी जगह पे खड़ा होकर हैरान होते हुए कहता है, मैं 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू कैसे कर गया? मैंने तो यहाँ पे इतनी सारी ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर किया, अब तक तो मुझे यहाँ पे एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था, पर मेरा म्यूटेशन पॉइंट तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। और ये कहते कहते जब उसकी नजर वहाँ पे अपनी शैडो के ऊपर पड़ती है तो उसे अपनी शैडो के अंदर वही सीक्रेट शैडो दिखाई देती है, जो कि उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहती थी। जो देखकर ज़ूकिंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अब आखिर ये क्या चीज है? पर अभी वो वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे मैंगोई की टूटी हुई शील्ड का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर ज़ूकिंग वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाता है जहाँ से वो टुकड़ा बहते हुए आ रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारे मैंगोई की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जब वो वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभाल कर अपनी बाईं तरफ देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि कैप्टन ली अकेले वहाँ पे पूरी ब्लड शेड स्क्वाड का मुकाबला कर रहे हैं, जिसके चलते वो लोग काफी हद तक कैप्टन ली के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि मैंगोई वहाँ पे कैप्टन ली की मदद करने का डिसाइड करता है। और तब तक वो स्कैवेंजर अपने साथी को आदेश देते हुए कहता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर इस मैंगोई को खत्म कर दो। लेकिन जैसे वो सभी लोग वहाँ पे मैंगोई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मैंगोई उल्टा वहाँ पे उनके साथ ही फाइट बैक करते हुए अपने हर एक पंच के साथ उनको खत्म करता जा रहा था और सीधा जंप करते हुए जाकर ब्लड शेड स्क्वाड के उसी स्कैवेंजर को वहाँ पे हक कर लेता है और उसे वहाँ पे जगड़ने के बाद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंगोई वहाँ पे डिसाइड कर चुका था कि वो मरेगा तो उसे भी अपने साथ लेकर। हालांकि वो स्कैवेंजर वहाँ पे अपने डैगर को बाहर निकालकर लगातार वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए मैंगोई के ऊपर हमले करने लगा था, पर मैंगोई तो उसे वहाँ पे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और देखते देखते मैंगोई वहाँ पे अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, जो देखकर कैप्टन ली दूर से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंगोई ऐसा मत करो। और ये कहकर कैप्टन ली जैसे वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तब तक हम देखते हैं कि ब्लड शेड स्क्वाड का कैप्टन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से कैप्टन ली के रास्ते में आ जाता है। तब तक हम देखते हैं कि मैंगोई वहाँ पे चिल्लाते हुए कैप्टन ली और ज़ूकिंग से कहता है, मेरे दोस्तों मुझे माफ कर देना, अलविदा। और उसके ऐसा कहती हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ ही वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था। और वो स्कैवेंजर जिसे मैंगोई ने वहाँ पे जगा रखा था वो सीधा ज़ूकिंग
जूकिंग के कदमों में जा गिरता है और जैसे ही जूकिंग की नजर वहाँ पे मैंगोई की वेपन के ऊपर पड़ती है तो उसे मैंगोई की कही हुई अल्फाज याद आने लगे थे कि बच्चे तुम चिंता मत करना, मेरे होते हुए कोई भी बीच तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये याद आते ही हम देखते हैं कि जूकिंग वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होते हुए कहता है, मैंगोई मेरे दोस्त ये तुमने क्या कर दिया। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो स्कावेंजर अपना मास्क कटाते हुए कहता है, मैंगोई कमीने तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब जैसे ही वो वहाँ पे मैंगोई को गाली देता है तो हम देखते हैं कि जूकिंग की बॉडी के अंदर एक अलग तरह का गुस्सा आने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर ही वहाँ पे बदलना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल वहाँ पे कोल्ड फेस के साथ उस स्कावेंजर के सर के ऊपर हमला करते हुए उसके सर को वहाँ पे अपने पैर के नीचे कुचल देता है, वो भी बहुत ही क्रूअल तरीके के साथ। और उसको खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि जूकिंग की आंखों से वहाँ पे उसका गुस्सा लावा बनकर बाहर निकलने लगा था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे मैंगोई को अपनी टीम के लिए अपनी जान कुर्बान करते हुए देखकर जूकिंग वहाँ पे पूरी तरह से इमोशनल लेस हो चुका था। सबसे पहले तो वो वहाँ पे ब्लडशेड स्क्वाड के एक मेंबर को अपने पैरों के नीचे ही कुचल देता है, जो देखकर ब्लडशेड स्क्वाड के बाकी मेंबर्स भी वहाँ पे घबराने लगे थे। हालांकि जूकिंग उनसे बहुत ज्यादा कमजोर था क्योंकि वो बस एक थर्ड लेवल का कल्टीवेटर था, पर उसके इमोशनल फेस को देखकर वो लोग भी वहाँ पे घबरा रहे थे। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उनमें से एक स्कावेंजर बहादुरी दिखाकर अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आगे बढ़ते हुए जाकर इसे भी खत्म कर दो। उस स्कावेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके लोगों में भी वहाँ पे थोड़ा बहुत हौसला आ जाता है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल कर जैसे जूकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जूकिंग वहाँ पे अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए अपने हर एक अटैक के साथ एक स्कावेंजर को वहाँ पे खत्म करता जा रहा था। वो वहाँ पे उनमें से हर एक स्कावेंजर को इतनी बुरी मौत दे रहा था कि बाकी के लोग वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने से भी डर रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर जूकिंग वहाँ पे एक साथ ही उन सभी का काम तमाम कर चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने डैगर को साफ करते हुए कैप्टन ली की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो कि ब्लडशेड स्क्वाड के कैप्टन के साथ फाइट कर रहे थे। पर जूकिंग को वहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखकर कैप्टन ली वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, बच्चे भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे मत आओ। पर जूकिंग उनकी कहाँ सुनने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ब्लडशेड स्क्वाड के कैप्टन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखकर ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने एक और साथी से कहता है, कैप्टन ली अब बहुत ज्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टेक पाएगा, तब तक तुम इस बच्चे को संभालो। अपने कैप्टन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मैजिशियन स्कावेंजर वहाँ पे एक स्टोन फायरबॉल को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से आगे बढ़े जूकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि जैसे जाकर जूकिंग को लगती है तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। इस मैजिशियन स्कावेंजर का नाम था हुया, जो कि कंडेंसिंग स्टेज के 5th लेवल पे था। वो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके के साथ आगे बढ़ते हुए जूकिंग से कहता है, बच्चे तुम खुद ही बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। हुया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूकिंग वहाँ पे उसे कोई जवाब नहीं देता, वो बस वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, जो देखकर हुया भी वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए मल्टीपल स्टोन फायरबॉल्स को क्रिएट करते हुए कहता है, भूल जाओ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, पहले तो तुम एक कॉम्बैट स्किल वाले स्कावेंजर हो, जबकि मैं एक महान मैजिशियन हूँ, और सबसे बड़ी बात है तुम की कंडेंसिंग स्टेज के 3rd लेवल पे हो, जबकि मैं 5th लेवल पे हूँ, इसलिए तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्टोन फायरबॉल्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार जूकिंग के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि जूकिंग भी वहाँ पे अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हुया वहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए एक बार फिर से जूकिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए जूकिंग को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। पर जूकिंग हार मानने वालों में से नहीं था, हुया उसे खुद से जितना ज्यादा दूर कर रहा था। जूकिंग आगे बढ़ते हुए उतनी ज्यादा पावर के साथ दोबारा उसके ऊपर हमले कर रहा था, और जैसे जूकिंग वहाँ पे दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हुया वहाँ पे उसके अटैक को रोकने के लिए एक जायंट स्टोन का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा चुका था। और जैसे जूकिंग का अटैक जाकर उस शील्ड के ऊपर लगता है तो हम देखते हैं कि जूकिंग का पूरा हाथ ही वहाँ पे चल जाता है। पर उसके बावजूद भी जूकिंग वहाँ पे पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे थोड़ा पीछे हटने के बाद दोबारा उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसका डैगर वहाँ पे उस स्टोन शील्ड को छीनते हुए हुया के काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखकर तो बेचारा हुया भी एक पल के लिए घबरा जाता है। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए जूकिंग को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि वो पावर लेवल के मुकाबले में जूकिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। पर साथ ही साथ हुया वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का फॉरबिडन जोन में होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे टिका कैसे हुआ है, क्या करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी के ऊपर असर नहीं कर रही। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उसका खतरनाक अटैक के बाद जूकिंग का पूरा हाथ वहाँ पे पूरी तरह से जल चुका था। और पर्पल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि जूकिंग वहाँ पे एक बार फिर से अपने सभी जख्मों को पूरी तरह से हील कर लेता है, जो देखकर हुया भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, इस कीड़े को मारना तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऊपर से हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे उसकी म्यूटेशन पॉइंट के ऊपर भी असर करते हुए उसे धीरे धीरे कमजोर करती जा रही थी, जो देखकर हुया अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं कर सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके इस कीड़े को यहाँ पे कुचलना होगा। इसलिए वो वहाँ पे जूकिंग के ऊपर अपना फाइनल अटैक चलने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो वहाँ पे मौजूद आसपास पड़े हुए सभी स्टोन्स के ऊपर हवा में उठा चुका था और उनका
का इस्तेमाल करते हुए जू किंग के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करने जा रहा था। जबकि हम देखते हैं कि उसका मुकाबला करने के लिए जू किंग भी वहाँ पे घोस्ट फेस्ड स्कॉर्पियन क्रिस्टल को बाहर निकाल चुका था, जिसके बारे में उसे लूना ने बताया था कि तुम इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी पावर्स को बूस्ट कर सकते हो, पर इसके चलते इसका जहर तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी असर करेगा। लेकिन अब जू किंग के पास इसके अलावा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस स्कॉर्पियन क्रिस्टल को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है, जो कि इसने फैटी शैंक को मारने के बाद हासिल किया था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि हुई तो वहाँ पे अपने अटैक को रेडी कर चुका था और अपने अटैक का इस्तेमाल करके वो सीधे ही वहाँ पे जू किंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मरो। अब यहाँ पे उस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर जू किंग को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो पास में ही पड़ी हुई एक डेड बॉडी को उठाकर हुई के उस खतरनाक अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। पर उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। जो देखकर हुई वहाँ पे खुश होते हुए कैप्टन ली से कहता है ली मेरे दोस्त मुझे माफ करना, पर तुम्हारा ये साथी तो मारा गया। लेकिन जब धुआं वहाँ पे हटता है तो हम देखते हैं कि जू किंग तो वहाँ पे अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उस अटैक की वजह से जो भी नुकसान हुआ था वो उस डेड बॉडी के ऊपर हुआ था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर जू किंग वहाँ पे उस स्कॉर्पियन क्रिस्टल को भी क्रश कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसके बाद वो वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर बहुत ही तेजी के साथ हुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अचानक से वहाँ पे जू किंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर तो बेचारे हुई के भी होश उड़ जाते हैं। हालांकि वो वहाँ पे अपनी स्टोन शील्ड के इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से जू किंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर अब के बाद जैसे जू किंग का अटैक जाकर उस शील्ड के साथ टकराता है तो उस शील्ड के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बेचारा हुई अभी तक वहाँ पे उस अटैक से संभला ही था कि तब तक हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे पीछे से आगे बढ़ते हुए जाकर अपने डैगर को हुई की पीठ में घुसा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि हुई वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल होते हुए अपने घुटनों पे आ जाता है। साथ ही साथ उसका फेस मास्क भी वहाँ पे टूट चुका था। जबकि हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसका टकला पकड़ लेता है और जैसे वो उसे वहाँ पे मारने वाला होता है तो हुई वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने कैप्टन से कहता है कैप्टन प्लीज मुझे बचा लो। ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन जो कि कैप्टन ली के साथ फाइट कर रहा था, वो कैप्टन ली के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे हटा देता है और खुद वो वहाँ पे जू किंग को धमकी देते हुए कहता है लड़के ऐसा करने के बारे में सोचना भी माते। लेकिन हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे कैप्टन की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने डैगर को सीधा हुई की गर्दन के अंदर घुसा देता है और उसे वहाँ पे बहुत ही क्रूर तरीके के साथ मौत के घाट उतार चुका था, जो देखकर ब्लडशेड स्क्वाड के कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कमीने कहीं के मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन ये कहकर जैसे वो वहाँ पे जू किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कैप्टन ली वहाँ पे उसके रास्ते में आते हुए उसके अटैक को रोक देते हैं, जो देखकर वो कैप्टन वहाँ पे गुस्सा होकर अपना पूरा दम लगाकर कैप्टन ली के ऊपर हमले करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी हद तक कैप्टन ली के ऊपर भारी पड़ने लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते वो अपने स्पीयर से कैप्टन ली के ऊपर अटैक करते हुए उसके कंधे के ऊपर एक काफी गहरा कट लगा देता है, जो देखकर जू किंग भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ कैप्टन ली की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। पर ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन जू किंग को वहाँ पे पहले ही आते हुए देख चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने स्पीयर से जू किंग के ऊपर भी अटैक करते हुए कहता है मरो कीड़े कहीं के। उसके अटैक के बाद हम देखते हैं कि जू किंग वहाँ पे खिसकते हुए थोड़ा पीछे आ गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। जबकि कैप्टन ली को वहाँ पे जू किंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे घायल होने के बावजूद भी जू किंग को बचाने के लिए ब्लडशेड स्क्वाड के कैप्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर इसका कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन उल्टा वहाँ पे दोबारा से कैप्टन ली के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे और भी बुरी तरह से घायल कर देता है। और जैसे वो वहाँ पे कैप्टन ली के ऊपर जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि उसके अटैक को रोकने के लिए जू किंग वहाँ पे बीच में आ चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जू किंग की बॉडी के ऊपर भी एक काफी गहरा कट लगा देता है, जिसके चलते जू किंग वहाँ पे एक बार फिर से उड़ते हुए पीछे जा गिरता है, जो देखकर कैप्टन ली को वहाँ पे जू किंग की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब की बार हम देखते हैं कि जू किंग के मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था। पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे हार नहीं मानता। वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से वहाँ पे ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन का मुकाबला करने के लिए अपनी जगह पे खड़ा हो चुका था। और जैसे ही जू किंग अपनी जगह पे खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि पर्पल क्रिस्टल एक बार फिर से अपना कमाल दिखाते हुए जू किंग को हील करना शुरू कर देता है, पर साथ ही साथ उसकी मेरिडियंस का आकार एक बार फिर से बदलने लगा था। ये सब कुछ देखकर ब्लडशेड स्क्वाड कैप्टन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है क्या मेरा पूरा अटैक झेलने के बावजूद भी अभी तक भी यहाँ पे जिंदा है? इस लड़के में जरूर तो कुछ खास बात है। ऊपर से इसने थर्ड लेवल पे होते हुए हुई को जान से मार दिया। नहीं, मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ सकता, वरना ये फ्यूचर के लिए हमारी ब्लडशेड स्क्वाड के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और ये कहकर वो वहाँ पे कैप्टन ली को छोड़कर जू किंग को अपना निशाना बना चुका था, जो देखकर कैप्टन ली वहाँ पे चिल्लाते हुए जू किंग से कहते हैं बच्चे भाग जाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि जू किंग तो वहाँ से भागने की बजाय उल्टा कैप्टन ली की रक्षा करने के लिए उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, जो देखकर ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन वहाँ पीवल स्मेल करते हुए कहता है मैं तुम दोनों में से किसी को भी यहाँ से भाग के नहीं जाने देने वाला, क्योंकि आज तुम दोनों यहाँ पे मरने वाले हो। उसका इतना ही कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ ब्लड मिस्ट फैलना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ उन लोगों को वहाँ पे एक अजीब सा गाना भी सुनाई देने लगा था। और ये सब कुछ देखकर ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है। इवन हम देखते हैं कि कैप्टन
ली भी वहाँ पे उस ब्लडी मिस्ट और उस गाने की आवाज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फोरबिडन जोन के अंदर ब्लडी मिस्ट को एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। जबकि आज तो यहाँ पे ब्लडी मिस्ट के साथ साथ उन लोगों को वहाँ पे उस खतरनाक गाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक जिस किसी ने भी उस गाने को सुना है वो जिंदा नहीं बचा। वो ब्लडी मिस्ट वहाँ पे इतनी ज्यादा तेजी के साथ फैलती है कि कुछ ही पलों के अंदर अंदर उसने पूरी फोरबिडन जोन को कवर कर लिया था। यानी कि अब उन लोगों को वहाँ से भाग पाना तो लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। उस गाने की आवाज को सुनकर ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो एरी सिंगिंग है। एरी सिंगिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये उन लोगों की आवाज होती है जो कि फोरबिडन जोन में मारे गए थे, और इल्यूजिनेशन के चलते आप लोगों को ये आवाज किसी गाने की तरह लगती है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और सबसे खतरनाक बात तो ये होती है कि ब्लडी मिस्ट के अंदर उन सभी लोगों की सोल्स भी मौजूद होती है जो कि अब तक फोरबिडन जोन के अंदर मारे गए होते हैं। और जैसे वो ब्लडी मिस्ट वहाँ पे लोगों को घेर लेती है तो उन लोगों को वहाँ पे फोरबिडन जोन का डार्क रूप दिखाई देता है, जिसके अंदर उन लोगों को वहाँ पे हजारों स्पिरिट कल्टीवेटर्स की सोल्स दिखाई दे रही थी जो कि बिल्कुल किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखाई दे रहे थे। और ये सीन इतना ज्यादा डरावना था कि ब्लडशेड स्क्वाड के कैप्टन का चेहरा ही वहाँ पे सफेद पड़ चुका था, और साथ ही साथ उसे वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि अब तो उसका मरना तय है। जबकि ये सब कुछ देखकर कैप्टन ली वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मैं इस गाने को अपनी लाइफ में दोबारा सुन रहा हूँ। इस गाने के बारे में कहा जाता है कि इस गाने और ब्लडी मिस्ट को जो भी एक साथ देख लेता है उसका मरना तय हो जाता है। जबकि हम देखते हैं कि उन खतरनाक डीमन सोल्स को देखकर ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन वहाँ पे बहुत बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो करे तो करे क्या, क्योंकि हम देखते हैं कि वो डीमन सोल्स चारों तरफ से वहाँ पे उसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिसके चलते बेचारे ब्लडशेड कैप्टन के लिए वहाँ से भाग पाना भी मुश्किल हो गया था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने स्पीयर को वहीं पे छोड़कर वहाँ से भागते हुए कहता है, तुम लोग मरो यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे नहीं रुकने वाला। उसको वहाँ से भागते हुए देखकर ज़ू किंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन ली उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं, उसके पीछे मत जाओ, वो अकेला अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ज़ू किंग अपने शिकार को वहाँ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो अपने डैगर को भयंकर ब्लडशेड कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। और उस डैगर को वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखकर तो ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन वहाँ पे बहुत बुरी तरह से घबरा गया था कि तभी हम लोगों को वहाँ पे दो जूते दिखाई देते हैं जो कि जैसे वहाँ पे अपीयर होते हुए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे पूरा टाइम फ्रीज हो गया था। कोई भी वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि एरी ही थी जो कि अपना गाना गाते हुए उन्हीं लोगों की तरफ आ रही थी। जो देखकर ब्लडशेड स्क्वाड का कैप्टन वहाँ पे और भी जरा घबराते हुए कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। लेकिन ये सब सिर्फ उसी के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि ज़ू किंग और कैप्टन ली भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे थे। तभी एरी अपनी कमाल का गाना गाते हुए और डीमन सोल्स को वहाँ पे आदेश देते हुए कहती है, खत्म कर दो इसे। एरी कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे मल्टीपल डेमोनिक स्पिरिचुअल हैंड्स आगे बढ़ते हुए ब्लडशेड स्क्वाड के कैप्टन को वहाँ पे जगह लेते हैं, और उसे वहाँ पे पूरी तरह से जगह करने के बाद वो लेकर उसे ब्लडी मिस्ट के अंदर जा चुके थे। यानी कि ब्लडशेड स्क्वाड के कैप्टन का खेल तो पूरी तरह से वहीं पे खत्म हो गया था। और ये सब कुछ देखकर ज़ू किंग भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अब उन लोगों को वहाँ पे अपने सामने उस ब्लडी मिस्ट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक पीस दिखाई दे रहा था, जिसके इतने ज्यादा हाथ थे कि उन्हें गिन पाना भी लगभग इम्पॉसिबल था। ऊपर से एरी के गाने की वजह से वो लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, यानी कि वो लोग खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जैसे जैसे एरी अपना गाना गाते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो सारे डीमन सोल्स और वो मल्टीपल डेमोनिक हैंड्स भी उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। जो देखने से तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मौत खुद धीरे धीरे वहाँ पे लोगों की तरफ आगे बढ़ रही है, और वो लोग वहाँ पे इतने ज्यादा बेबस हो चुके हैं कि वो लोग अपनी आंखों के सामने ही अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ अपनी मौत को देखकर ज़ू किंग पूरी तरह से इमोशनलेस हो चुका था, तो वही कैप्टन ली की आंखों में एक अलग सा सुकून दिखाई दे रहा था। जबकि एरी भी वहाँ पे उन सभी डीमन सोल्स को पार करते हुए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वो डीमन सोल्स अपनी जगह पे ही रुक चुके थे। जबकि एरी के इस प्रेजेंस की वजह से हम देखते हैं कि ज़ू किंग तो वहाँ पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये देखकर कैप्टन ली वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, टाओ होंग, क्या ये तुम हो? क्या वाकई में ही तुम वापस आ गई? कैप्टन ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ू किंग को तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैप्टन ली क्या कह रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि एरी भी वहाँ पे ज़ू किंग को इग्नोर करते हुए कैप्टन ली की तरफ आगे बढ़ जाती है। उसके हर एक कदम के साथ न सिर्फ वहाँ पे चारों तरफ ब्लडी मिस्ट और फैल रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे टेम्परेचर भी गिरता जा रहा था, जिसके चलते आसपास का पूरा एरिया वहाँ पे फ्रीज होना शुरू हो गया था। लेकिन ये सब कुछ देखकर कैप्टन ली वहाँ पे घबराते नहीं है, बल्कि वो तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक सोल अपीयर होने लगती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि टाओ होंग की थी। टाओ होंग की सोल को अपने सामने देखकर कैप्टन ली की आंखें चमक उठती हैं, जिसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे फ्लैशबैक एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को जानने को मिलता है कि टाओ होंग कोई और नहीं बल्कि कैप्टन ली की फियांसी थी, जो कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। पर उन दोनों की किस्मत इतनी ज्यादा बेरहम थी कि शादी से पहले ही उन दोनों को वहाँ पे एक दूसरे से अलग कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही टाओ होंग की सोल वहाँ पे उनके सामने आती है तो कैप्टन ली वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, पिछले पूरे डेकेड से मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जिस किसी ने भी आज तक एरी का गाना सुना है
है वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया, पर कैप्टन ली वहाँ से बचकर वापस आने वाले इकलौते स्कावेंजर थे और उसके पीछे क्या रास्ता वो था टाओ होंग। होने की वजह से ही कैप्टन ली बच पाए थे। पिछली बार भी उन्होंने टाओ होंग को देखा था और आज दोबारा वहाँ पे उनकी मुलाकात टाओ होंग के साथ हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थे। इसलिए जैसे टाओ होंग उन्हें अपने पास बुलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो कैप्टन ली भी वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा टाओ होंग, फाइनली तुम मुझे दोबारा मिल ही गई। लेकिन ये कहकर जैसे कैप्टन ली उसे वहाँ पे छूने की कोशिश करते हैं तो एक सोल होने की वजह से वो वहाँ पे टाओ होंग को नहीं छू पाते, बिल्कुल पिछली बार की तरह। इसलिए हम देखते हैं कि टाओ होंग वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी और टाओ होंग को वहाँ पे उदास होते हुए देखकर कैप्टन ली की आंखों में आंसू आ चुके थे, जो देखकर टाओ होंग खुद ही वहाँ पे उनसे दूर जाना शुरू कर देती है। लेकिन ये देखकर कैप्टन ली वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाते, हालांकि वो वहाँ पे फ्रीज हो चुके थे, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर खुद को वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रहे थे। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि टाओ होंग वहाँ से जा चुकी थी। टाओ होंग के साथ साथ वो ब्लडी मिस्ट भी वहाँ से गायब हो जाती है, जिनके गायब होते साथ ही वो डीमन सोल्स भी वहाँ से जा चुके थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन ली के साथ साथ ज़ू किंग भी दोबारा से वहाँ पे हिल पा रहा था। लेकिन इस सब में हम देखते हैं कि कैप्टन ली की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनके मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था, जिसके चलते वो तुरंत ही वहाँ पे अपने घुटनों पे आ जाते हैं। और जैसे ज़ू किंग वहाँ पे आजाद होता है तो वो कैप्टन ली को संभालने के लिए भाग के उनके पास चला जाता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि कैप्टन ली अचानक से वहाँ पे म्यूटेट होना शुरू हो जाते हैं और इस म्यूटेशन के चलते वो वहाँ पे पूरी तरह से एक ओल्ड मैन बन चुके थे, जो देखकर ज़ू किंग वहाँ पे घबराते हुए कैप्टन ली से कहता है, कैप्टन आप म्यूटेट हो रहे हैं, जल्दी से व्हाइट पिल्स का इस्तेमाल कीजिए। ज़ू किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैप्टन ली वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, एक बार शीजू ने तुम्हें बताया था ना कि एरी सिंगल से बचने वाला मैं इकलौता स्कावेंजर हूँ। पिछली बार जब मैं एरी से बचा था तो मुझे सर्वाइवर के तौर पर एक खास गिफ्ट मिला था, जिसके अकॉर्डिंग जब भी मैं दोबारा एरी सिंगम को सुनूंगा तो मैं अपने उस खास पर्सन से मिल पाऊंगा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कैप्टन ली कैसे कहती हम देखते हैं कि ज़ू किंग उन्हें अपने कंधों पे उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो जितना जल्दी हो सके कैप्टन ली को लेकर फॉरबिडन जोन से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पे और ज्यादा देर तक रुके रहते तो कैप्टन ली का मरना तय हो जाता। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर उन्हें फॉरबिडन जोन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि कैप्टन ली अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे लगा था कि ये सब बस एक अफवाह है और इसलिए मैं इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए स्कावेंजर कैंप के अंदर रहते हुए इस दिन का इंतजार करने लगा था। और देखो आज पूरी एक डेकेड के बाद मेरा ये इंतजार पूरा हो ही गया और सच कहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी दिन के लिए जी रहा था। अब अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे मरने का कोई गम नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे उनकी बातों की पर ध्यान न देते हुए जितना जल्दी हो सके उन्हें फॉरबिडन जोन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रास्ते में उसका वहाँ पे एक बार फिर से डीमन सोल्स के साथ मुकाबला होता है, पर वो हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ये उसके कैप्टन की लाइफ का सवाल था। वो उन डीमन सोल्स से बचने के लिए एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे आके छुप जाता है। हालांकि वो डीमन सोल्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि अगर गलती से भी उनका ध्यान ज़ू किंग के ऊपर चला जाता तो फिर ज़ू किंग कभी बच पाना मुश्किल हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ रहा था, जो देखकर कैप्टन ली वहाँ पे ज़ू किंग से कहती है, बच्चे तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों चाहता था और क्यों मैं तुम्हें अपने साथ स्कावेंजर कैंप के अंदर लेके आया था। जिस दिन मैंने तुम्हें फॉरबिडन जोन यानी कि टाइगो सिटी के अंदर लोगों की लाशों को जलाते हुए देखा था तो उस दिन मुझे लगा था कि इस पूरी दुनिया के अंदर बस तुम ही एक इंसान बचे हो। मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ लेके आया था कि इस क्रूअल वर्ल्ड के अंदर जब मेरी मौत हो तो मेरी बॉडी को भी जलाने वाला कोई मौजूद हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पे आके रुक जाता है, क्योंकि मिस्ट वहाँ पे इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि आगे का रास्ता देख पाना वहाँ पे उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे कहता है, नहीं मैं हार नहीं मान सकता। जबकि कैप्टन ली वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चे घबराओ मत, मेरा टाइम आ चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम मुझे फॉरबिडन जोन से बाहर नहीं लेकर जा सकते। पर ज़ू किंग ने तो हार मानना सीखा ही नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो एक ही दिशा की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जबकि कैप्टन ली लगातार वहाँ पे उसे यही कहे जा रहे थे, मुझे यहीं पे छोड़ दो, मेरा टाइम आ चुका है। लेकिन ज़ू किंग वहाँ पे उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो लगातार उन्हें उठाकर वहाँ से भागता जा रहा था और भागते भागते वो वहाँ पे एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे आकर वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे उसे चारों तरफ डीमन सोल्स ही दिखाई दे रहे थे। वहाँ से अब आगे बढ़ने का उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में मैंगोई वहाँ पे एक बार फिर से उनके लिए रोशनी की उम्मीद बनकर आता है। हालांकि वो भी वहाँ पे मरने के बाद एक डीमन सोल बन चुका था, पर वो अपने साथियों से इतना ज्यादा प्यार करता था कि एक डीमन सोल होने के बावजूद भी वो ज़ू किंग को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हुए एक तरफ इशारा कर देता है, जो देखकर तो वहाँ पे ज़ू किंग के साथ साथ कैप्टन ली की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। पर ज़ू किंग वहाँ पे अपने इमोशंस पे काबू पाकर उसी तरफ दौड़ लगा देता है जिस तरफ मैंगोई वहाँ पे इशारा कर रहा था। मैंगोई जैसा सच्चा दोस्त वाकई में किस्मत वालों को मिलता है, खासतौर पर ऐसे क्रूअल वर्ल्ड के अंदर मैंगोई जैसा दोस्त मिल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे फॉरबिडन जोन वाले इंटरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लूना और शीजू अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे, पर जैसे जैसे वहाँ पे समय बीत रहा था उन दोनों की परेशानी भी वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। जबकि हम देखते हैं कि ज़ू किंग वहाँ पे उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए बहुत तेजी के साथ
फॉरबिडन जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भागते भागते उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे चल पाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी कैप्टन ली के लिए वो वहाँ पे भागता जा रहा था। तभी लूना वहाँ पे परेशान होते हुए शीजू से कहती है, क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ, वो लोग आ क्यों नहीं रहे, कहीं वो लोग। लेकिन इससे आगे लूना वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि शीजू वहाँ पे उसे कहता है, नहीं मुझे पक्का यकीन है वो लोग अभी तक जिंदा हैं। शीजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लूना वहाँ पे उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उन्हें बचाने के लिए जा रही हूँ। लूना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीजू भी वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। और ये कहकर जैसे वो दोनों फॉरबिडन जोन में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे अपने सामने दूर से कोई आते हुए दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ू किंग ही था, जो कि कैप्टन ली को अपने कंधों पे उठाकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। और जैसे उन दोनों की नजर वहाँ पे उन दोनों के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों पाकर वहाँ पे इनके पास जाते हुए कहते हैं, ये तो कैप्टन ली और वो बच्चा है। और जैसे ज़ू किंग की नजर वहाँ पे लूना और शीजू के ऊपर पड़ती है तो उसकी ताकत भी वहाँ पे जवाब दे जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी वहीं पे गिर जाता है। जो देखा लूना और शीजू दोनों भागकर वहाँ पे उनके पास जाते हुए उन्हें संभालने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन जब उन लोगों को वहाँ पे मैंगोई कोई भी दिखाई नहीं देता तो लूना वहाँ पे ज़ू किंग से सवाल करते हुए पूछती है, मैंगोई कहाँ है, क्या वो तुम लोगों के साथ नहीं आया, क्या वो पीछे की तरफ आ रहा है। जिस पे ज़ू किंग वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, वो ब्लड शैडो स्क्वाड का मुकाबला करते हुए मारा गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर था, मरते मरते वो ब्लड शैडो स्क्वाड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा कर गया, और हाँ हम लोगों ने ब्लड शैडो स्क्वाड का सफाया कर दिया। मैंगोई की मौत के बारे में सुनकर तो हम देखते हैं कि लूना की आंखों में आंसू आ चुके थे, और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो को जान से मारने की तैयारी तो फुल टू कर ली थी किन वान ने, लेकिन वहां पर मोफेंग की एंट्री के बाद सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे सभी एल्डर्स भी वहां पर पहुंच गए थे और सारा नजारा उनकी आंखों के सामने था। और जब इस बात पर मीटिंग बिठाई जाती है तो किन को बचाने के लिए उसके फादर दूसरे वाले एल्डर पर सारा ब्लेम लगा देते हैं, जिससे वह दूसरे एल्डर खुद को बचा भी नहीं पाते और किन वॉन के फादर उन्हें जान से मार देते हैं सभी के सामने। अब किनवान के जिंदा बच जाने पर सभी लोगों को उस पर गुस्सा था। लिंग टियान भी उसे मारने की प्लानिंग कर तो रहा था, लेकिन अभी वह एक्शन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता है कि किन ही इस मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करेगा। फिर पर उसके बदले उसके दो चहेते उस बंदे को मारने पहुंच जाते हैं। एक थी यंग शुए और दूसरी थी जो टोंग। दोनों ही जब उस बंदे पर हमला कर रहे थे तो पता लगता है वह बंदा पहले से ही चौकन्ना है और उन्हें ट्रैप कर लेता है। पर लिंग टियान उस बंदे से भी 4 कदम आगे था। न केवल वह उसके ट्रैप को डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि खुद उसके ही पैलेस में एक काफी बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, जिसे एक्टिवेट करते ही वह तो उसकी पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिंग टियान के स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करने के लिए किन वॉन ने भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। लिंग टियान के प्रेशर ओरा को देखने के बाद वह कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा भाई तेरे हाथों से मरा था। लिंग टियान भी लाइक इतने भी बेवकूफ नहीं हो। उस बंदे ने तो लिंग टियान को पीछे ढकेल दिया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो टोंग और यंग शुए दोनों ही हमला कर देती हैं। किन को लगा नहीं था कि उसे एक साथ 3-3 लोगों का मुकाबला करना होगा, तो वहीं जब किन उन दोनों लड़कियों के अटैक को ब्लॉक करने में बिजी था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिंग टियान भी एक पावरफुल स्लैश तैयार कर लेता है, लेकिन लिंग टियान के अटैक थ्रो करने से पहले ही ये बंदा उन दोनों लड़कियों को साइड हटाकर अपने सामने एक जॉइंट फर्नेस क्रिएट कर देता है, जिससे वो अटैक उसी से टकराकर एक काफी जबरदस्त ब्लास्ट कर देता है। उस फर्नेस को देखने के बाद लिंग टियान भी हैरान था। वहीं बाकी सब लोग भी हैरान हो रहे थे कि इसके पास ये फर्नेस कहां से आया। वहीं किन वान कहता है कि मैं तुम्हारी डिवाइन लिटरेचर को इग्नोर कर सकता हूँ, तुम्हारी ताइज्म को इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस स्वॉर्डमैनशिप की पावर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता, और तुम्हें दोबारा अंडर एस्टिमेट करने की गलती मैं नहीं करने वाला। इसी वजह से मैंने अपने फादर से ये लिया है, जो कि हेवनली रल्म के लोगों को भी आराम से ब्लो कर सकता है। हमें देखने को मिलता है कि वो फर्नेस धीरे धीरे अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, और हमें पता लगता है कि हेवन रल्म का बंदा भी अगर अटैक करे तो इस फर्नेस को कुछ भी नहीं होगा। और ये बात जानने के बाद तो इन तीनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिंग टियान को एक और बात परेशान कर रही थी, और वह यह है कि
उसने जो सोल फॉलिंग फॉर्मेशन बनाया था वो ज्यादा देर तक इस बंदे की सोल को होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। यह बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपनी कॉन्शियस सी में पहुंचने के बाद वो तेजी से वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी सेकंड बोन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो चुका था और अब उसकी पावर डिवाइन लग रही थी। ये देखने के बाद ये बंदा डर कर कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास स्वॉर्ड किंग बॉडी यानी कि सेकंड स्वॉर्ड बोन है। यह सेकंड स्वॉर्ड बोन उसी एंशिएंट वनरेबल की बोन है जो कि हमारे हीरो ने एब्जॉर्ब की थी, पर अभी तक इस बंदे को पता नहीं है कि उस स्वॉर्ड बोन की पावर कितनी है, इसलिए कहता है कि जस्ट सिर्फ स्वॉर्ड किंग बॉडी पर रिलाई करना। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके मुझे हरा सकते हो? यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कि जो तुम सोच सको कि तुम ऐसे मुझे मार दोगे। वहीं लिंग टियान उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसी डिवाइन पावर का यूज करके प्रिपेयर करना शुरू कर देता है काफी जबरदस्त अटैक को, और फिर अपने डिवाइन स्वॉर्ड बोन का यूज करके वो एक थंडर स्लैश रिलीज कर देता है जो कि उस बड़े से फर्नेस के साथ टकरा चुका था। उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि किन वॉन के लिए उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं वो डिवाइन फर्नेस जिसे कि हेवनली रेल्म का बंदा भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, लिंग टियान के स्लैश की वजह से धीरे धीरे उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये क्रैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। किन वॉन के लिए तो इस अटैक को संभालना ही मुश्किल होता जा रहा था। वहीं हमें दिखाते हैं कि लिंग टियान अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है काफी जबरदस्त एनर्जी के साथ, और वो स्वॉर्ड सीधा किन वॉन की बॉडी के आर पार हो जाती है। वो स्वॉर्ड अपने स्वॉर्ड काफी जबरदस्त एनर्जी के साथ अटैक को कंप्लीट करने के बाद वापस हमारे लिंग टियान के हाथ में पहुंच चुकी थी और वो स्वैग के साथ खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किन वान को देखते हैं। सोल पावर तो उसकी पहले से ही ब्लॉक हुई पड़ी थी, वहीं लिंग टियान के अटैक की वजह से उसकी बॉडी भी देखते ही देखते वैनिश हो जाती है और वह फर्नेस एक हेवनली लेवल का वेपन वहीं धरा का धरा रह जाता है। उसके मरने के बाद लिंग टियान उस फर्नेस को खुद अपने पास रखना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से कोई इस फर्नेस को उसके हाथ से खींच लेता है। उन तीनों को किसी के आने का एहसास हो गया था। लिंग टियान को लग रहा था कि कहीं ये किन के फादर तो नहीं, तो वह सभी लोग वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे, वरना मुसीबत खड़ी हो सकती थी। पर उनके वहां से मूव होने से पहले ही एक अननोन प्रेशर उन पर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे वो लोग हिल भी नहीं पाते। उस प्रेशर की वजह से यंग शुए को पता लग गया था कि यह कौन से रल्म का बंदा होगा, डाओ रल्म का। वो लोग कंफ्यूज खड़े थे कि पता नहीं अब ये पावरफुल पर्सन कौन है। तभी एक ओल्ड मैन उनके सामने अपीयर होता है, जिसके सामने इन तीनों की हिम्मत नहीं होती कि वो अपना मुंह भी खोल सकें। वहीं वो ओल्ड मैन लिंग टियान के सामने आकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो लिंग टियान को अपने साथ कहीं ले जाते हैं। ये एल्डर लिंग टियान को अपने साथ हेवन लाइटनिंग पीक लेकर जाते हैं, एक फॉरेस्ट के किनारे। हमें एल्डर के बारे में पता लगता है कि इनका नाम चैन तियान है, जो कि सुप्रीम एल्डर्स में से एक हैं और ये ऑलमोस्ट डाओ रल्म की पीक पर पहुंच चुके हैं। वो लिंग टियान को वहां लाने के बाद कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है। लिंग टियान एल्डर को ग्रीट करते हुए काफी ज्यादा पोलाइटली कहता है कि मैंने शायद सेक्ट रूल को ब्रेक किया है वायलेंस करके। पर एल्डर कहते हैं कि गलत जवाब, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें बुलावा भेजा था और तुमने टेम्परेरी मीटिंग को पोस्टपोन किया, वह भी बिना मुझसे पूछे। तुम्हें पता है मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार कराया और अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी और अब तुम्हें 3 दिन तक यह टियान पीक में स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करनी होगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। दोनों लड़कियों को बचाने के चक्कर में हमारा लिंग टियान वहां जाना ही भूल चुका था, तो लिंग टियान खुशी खुशी एल्डर के आगे झुकते हुए उनकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि उसी के फायदे का काम था। तभी अचानक से वहां पर काली एनर्जी पूरे आसमान में फैलनी शुरू हो जाती है। उसको देखने के बाद एल्डर लू समझ जाते हैं कि यहाँ पर कौन आया होगा और शायद हम भी, ये और कोई नहीं पर ये किन वॉन के फादर किन जेन हैं, जो कि काफी गुस्से में वहां पर अपीयर होते हुए लिंग टियान से कहते हैं कि यहाँ पर आकर छुपा हुआ है बुज़दिल, मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद तूने सोचा भी कैसे कि अब तो मैं तुझे जीने दूंगा। ये बोलकर वो एक थंडर पाम स्ट्राइक उसके ऊपर थ्रो कर चुके थे, उसे जान से मारने के लिए। पर एल्डर लू ये टियान अपने सामने लिंग टियान को कैसे मरने दे सकते थे, इसीलिए वो अपने पास पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाकर उसमें अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और एक काफी जेंट स्वॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। इसी चीज से हम पता लगा सकते हैं कि वो अपनी पावर को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यह स्वॉर्ड आगे बढ़ते हुए किन जेन के उस पाम स्ट्राइक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। मास्टर लू का अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि आसपास की पूरी जगह शेक करनी शुरू कर चुकी थी और एनर्जी काफी दूर तक जाती है। अपने सामने एल्डर लू को पहाड़ की तरह खड़ा देखकर एल्डर किन जेन कहते हैं कि ये टियान, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। तुम जानते नहीं कि इसने मेरे बेटे को जान से मार दिया, मेरी पूरी
फैमिली खत्म कर दी और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तो मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं। पर एल्डर लू ये टियान कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि यह स्वॉर्ड गॉड है और इनके ऊपर आई बात तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मौजूद कोई भी एल्डर खड़े खड़े स्वॉर्ड गॉड को मरते हुए नहीं देखना चाहता है। पर इस बात से किन जेन और ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम मेरे बेटे को बचा सकते थे, लेकिन तुमने उसे तो प्रोटेक्ट नहीं किया और अब तुम इस गुनहगार को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिसने मेरे दोनों बेटों को मार दिया। एल्डर लू हमारे लिंग टियान का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। लिंग टियान तुम्हारे बेटे को कैसे मार सकता है, जबकि वो कल रात से ये टियान पीक में ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है और मैं इस बात का गवाह हूँ कि वो कल रात से अभी तक यहाँ से कहीं भी नहीं गया। अब उनका सफेद झूठ देखने के बाद तो किन जेन की आंखें बाहर आ जाती हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। पर अब इतना बड़ा सुप्रीम एल्डर लिंग टियान के सपोर्ट में झूठ बोल रहा है। अब इसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, तुम जिस गुनहगार को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो ना, उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लायक हो। अब जब किनजेन कुछ नहीं बिगाड़ सकता था तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हमारा लिंग टियान एल्डर लू ये टियान को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर एल्डर तो उसे कहते हैं कि अभी अभी जो मैंने स्वॉर्ड स्ट्राइक की, क्या तुमने उसे देखा? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने क्या सीखा। लिंग टियान ने काफी गौर से ऑब्जर्व किया था, इसलिए जैसे ही एल्डर उसे यह करके दिखाने को कहते हैं वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सेम एल्डर के ही स्टाइल में एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर देता है। उसका यह स्लैश आसमान में मौजूद बड़े से काले बादल को दो हिस्सों में तोड़कर वहां से वैनिश कर चुका था। उसके अटैक को देखकर एल्डर खुश होते हुए कहते हैं कि सच में अच्छा अटैक था, मुझे पसंद आया हटकर, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी कमी है। और फिर वो लिंग टियान की गलती बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसा प्रिपेयर करना है जिसका इंटेंशन हो कि तुम्हें हेवन से पावर लेकर पूरे अर्थ को शटल करना हो। अपने इंटेंशन को बड़ा रखना जिससे कि पावर ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाएगी और अटैक भी पहले से पावरफुल हो जाएगा। एल्डर की बातों को हमारा लिंग टियान अपने मन में रिपीट करने लगता है और वो कुछ सोचों में गुम था, जिसे देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि ये लड़का बहुत समझदार है, क्योंकि वो उनके एक बार समझाने पर ही समझ गया था कि उसे क्या करना है और वो कहां पर गलत था। इसका मतलब ये था कि हमारे एल्डर लू को हमारे लिंग टियान को समझाने या सिखाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एल्डर लू तो एल्डर शेंग्या के बारे में सोचकर कहते हैं कि तुम्हारी नजरें सच में बहुत शार्प हैं। तुमने पहले से ही एक बहुत खास डिसाइपल को चूज किया। डिसाइपल चूज करने के मामले में तुम नंबर 1 पर आते हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे एल्डर लू को थोड़ी सी जेलसी हो रही है कि उन्होंने लिंग टियान को पहले अपना डिसाइपल नहीं बनाया। इसी के नेक्स्ट सीन में हम लिंग टियान को देखते हैं जो कि अपने सोल स्पेस में पहुंचकर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर वो स्वॉर्डमैनशिप की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ उसके आसपास काफी मल्टीपल स्वॉर्ड्स चक्कर लगा रहे थे और वो एल्डर्स के सिखाए हुए वर्ड्स के बारे में बात करते हुए कहता है कि मैं तो हेवन के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, पर एल्डर तो हेवन से ही पावर बोरो करने को कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैंने जो प्लान बनाया है मैं उसमें पीछे रह जाऊंगा। यह बोलने के बाद वह वहां पर मौजूद मल्टीपल स्वॉर्ड्स जो उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे उनमें से एक को कैच कर लेता है और फिर वहां पर मौजूद पिलर से जब जंजीरों में अटैक थ्रो होता है तो वह उन्हीं के साथ ही प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर तक अपने स्वॉर्ड की एनर्जी को कंट्रोल करने के बाद वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया था। लिंग टियान ने अपने 3 दिन की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया था और जब वह अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस करता है तो वह कहता है कि अब वक्त आ गया है स्टार पैलेस वापस जाने का। और उसके कुछ ही देर में हम उसे स्टार पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ के एल्डर उसे देखकर खुश हो जाते हैं। जैसा कि हमारे लिंग टियान ने एल्डर से वादा किया था कि जब वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा तो वो एल्डर के साथ सेकंड चैलेंज कंप्लीट करने के लिए स्टार पैलेस जरूर आएगा। तो वो हाजिर हो चुका। एल्डर उसके लिए दूसरे बंदे को ले आते हैं जो उसके साथ फाइट करने वाला था। एल्डर के जाते ही वो बंदा अपीयर हो जाता है जिसने हमारे हीरो की तरफ पीट करके रखी थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम स्पार्क है। हमें पता लगता है कि यह सीनियर स्पार्क असल में कोर डिसाइपल है जो कि 3rd लेवल पर आते हैं। इनकी कल्टीवेशन स्पिरिट सी रल्म की 4th लेवल है। उन दोनों की फाइट को विटनेस करने के लिए फिर से काफी सारे डिसाइपल्स स्टार पैलेस के सामने इकट्ठा हो चुके थे। उन दोनों की फाइट के बारे में डिस्कस करते हुए वो कहते हैं कि पता नहीं इस बार हमारे स्वॉर्ड गॉड जीतेंगे या नहीं। पिछली बार तो उनके सामने यंग शुए वो भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन इस बार सीनियर स्पार्क की बात कुछ और है। वो 3rd लेवल के को डिसाइपल हैं। ऑब्वियस सी बात है, पावरफुल तो वो अच्छे खासे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। हमें पता लगता है कि सीनियर ब्रदर
मोफिंग सेकंड लेवल के को डिसाइपल हैं और उसके बाद आते हैं लास्ट में नंबर 1 पर मो एन। अभी उस बंदे के बारे में ज्यादा डिटेल्स हमें दी नहीं गई है, इसका मतलब ये है कि आगे के एपिसोड में उनकी एंट्री धमाकेदार होगी। अभी के लिए बस हमें ये पता लगता है कि ये तीनों ही डिसाइपल्स, इन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है। सीनियर ब्रदर मोफिंग की पावर तो आप देखते ही हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि स्टार पैलेस में सिर्फ क्लोन मौजूद होता है, रियल बॉडी तो बाहर होती है, तो उसी तरीके से थर्ड को डिसाइपल स्पार्क की बॉडी उसके दोस्त के साथ वहां पर आ जाती है अपनी फाइट देखने के लिए कि कौन जीतने वाला है। उसका दोस्त उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जीतोगे क्या? पर यह बंदा यहाँ पे भी अपनी पीठ दिखाकर खड़ा था, यह कहते हुए कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाला बेवकूफ होता है। इसका मतलब यह है कि उसे पता है कि वही जीतेगा। इसके अलावा ये बंदा इतना घमंडी था कि इसे लग रहा था कि हमारे हीरो का नाम ऐसे ही फलातू में बढ़ा चढ़ा के लिया जाता है। उसकी पावर इतनी भी कुछ खास नहीं होगी। वहीं लिंग टियान तो ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर रहा था, तेजी से आते हुए एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उस बंदे के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर तो सभी हैरान थे कि फाइट कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उन्हें तो लगा था कि कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन एक भी अटैक करने का मौका नहीं मिला को डिसाइपल को। यह तो उनके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ तक कि इस अटैक को देखने के बाद स्पार्क का दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने अटैक कब किया? मुझे तो नजर भी नहीं आया। अपने ही दोस्त को अपना मजाक उड़ाता देखकर वो बंदा तो शर्म से पानी पानी हो चुका था, साथ ही उसे गुस्सा भी काफी ज्यादा आ रहा था, क्योंकि लिंग टियान की कल्टीवेशन उससे बहुत ज्यादा कम थी और लिंग टियान ने उसे देखते ही देखते चुटकी में हरा दिया। वह बंदा अपने दोस्त को इस तरीके से खुद पर हंसता देखकर उसे डराते हुए कहता है कि अब तुम बकवास बंद करोगे या फिर मैं अपनी स्वॉर्ड से यही तुम्हारा खेल खत्म कर दूं। उसके दोस्त को पता था कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचेगी, इसके अलावा कुछ तो कर नहीं सकती। वहीं तभी बच्चे कहते हैं कि देखो, स्वॉर्ड गॉड ने नेक्स्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जो कि ब्रदर गोयन के साथ था। यह देखकर तो उस बंदे स्पार्क की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि ये नंबर 1 को डिसाइपल को चैलेंज करने वाला है। और इसके बाद तो वो फिर से पीठ घुमाकर खड़ा हो जाता है कि इसे क्या लगता है, किसने मुझे हरा दिया? अब तो ये ब्रदर गोयन को भी हरा सकता है। कुछ ज्यादा नहीं हवा में उड़ रहा। पर उसका दोस्त उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे तो बेहतर ही है। स्पार्क का दोस्त और कोई नहीं बल्कि गोयन था। मुझे तो लगा था कि नंबर 1 को डिसाइपल होगा तो थोड़ा कुछ पावरफुल होगा, पर ये तो नौसिखिया निकला, ऊपर से पावर में भी कम, क्योंकि इसे भी हमारा हीरो एक ही स्वॉर्ड स्लैश में हरा देता है। इससे पहले कि स्पार्क उसका मजाक उड़ा पाता, वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि बस मैं तुम्हारे जितना डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। बच्चे जिन्हें मॉन्स्टर बोल रहे थे, हमारे हीरो ने थोड़ी देर भी उसके साथ फाइट कंटिन्यू की। इनसे अच्छी तो यंग शुए थी, जिसके साथ फाइट चलने में कम से कम एक एपिसोड तो खींचा। बाकी सभी डिसाइपल्स के सामने हमारे हीरो की वजह से इन सीनियर डिसाइपल्स की इज्जत तो पानी पानी हो गई। एल्डर तो हमारे लिंग टियान से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। उनका भरोसा लिंग टियान पर बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं वह जानते थे कि लिंग टियान उन्हें डिसपॉइंट नहीं करेगा, और उसने किया भी नहीं, अपने चैलेंज को पूरा भी कर दिया। इसके बाद तो उसे स्टार पैलेस का पूरा टोकन मिल जाता है और उस जगह का भी पास एंट्री जहां पर उसे वह स्वॉर्ड मिलने वाला था। एल्डर ने कहा था ना कि चैलेंज कंप्लीट होने के बाद वह उसे इस माउंटेन में भेजेंगे। वैसे तो लिंग टियान अब खुशी खुशी वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी वह रुक कर कहता है कि एल्डर, सीनियर ब्रदर मोफेंग की रैंकिंग कौन सी है? उसके पूछने के अंदाज से एल्डर को पता लग जाता है कि ये मोफेंग के साथ फाइट करना चाहता है। एल्डर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे चैलेंज करके हरा पाओगे? लिंग टियान का इरादा मोफेंग के साथ फाइट करके उसे हराना नहीं था, बल्कि वो देखना चाहता था कि उनके बीच में कितना पावर गैप है। एल्डर कहते हैं कि मोफेंग की रैंकिंग 3rd है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। लिंग टियान पूरी तरह से रेडी था और एल्डर ने भी उसे परमिशन दे दी थी कि वो मोफेंग के साथ फाइट कर सकता है। अब फिर क्या, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हमारा लिंग टियान मोफेंग को चैलेंज करके हरा पाता है या नहीं। इतना तो कंफर्म है कि दोनों के बीच की फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। रियल वर्ल्ड में तो वो लड़ेंगे नहीं, स्टार पैलेस अच्छी जगह है फाइट चेक करने के लिए। क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।